बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा पहला दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस सफ़र को हम आज शुरू करने लगे हैं उसमें बरकत अता करें और उसके अंदर मुझे आपको समझाने की और आपको समझने की हिम्मत अता करें। बरकत से ये मुराद है कि जो मैं जिसको समझता हूँ कि हम असल में जब एग्ज़ाम में जो हमारी डेस्टिनेशन है उसमें कामयाब हों। इसमें जो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट के जहन में आती है कि मेरे पास टाइम कम है। सबसे क्योंकि वो जॉब कर रहा है या वो आर्टिकल्स में है। तो इस कॉन्स्ट्रेंट के साथ इस पेपर को करना ये चीज़ है। हमारा सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, राइट। टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर हम जो है ना वो काम करने लगे हैं। टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। आज हमारा पहला दिन है। दिस इज़ द फर्स्ट डे। आज हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हमें इसको देखना है। सबसे जो पहली चीज़ इसमें यह है कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके ऊपर हमने बात करनी है कि हमारा एग्ज़ाम क्या है। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। एग्ज़ाम की कंस्ट्रक्शन के बाद हम जो हमारी एक ट्रायंगल है उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि ये ट्रायंगल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या होगा। इसी के अंदर हम अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। फिर हम टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा वो एक काम होगा। सबसे पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है। डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी की है और पीएचडी में मेरा जो थीसिस था वो था टैक्स के ऊपर, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टैक्स पेयर बिहेवियर इन पाकिस्तान। मैंने उसमें अपना किया अल्हम्दुलिल्लाह। पीसीडी पाकिस्तान जो हमारी जो कंट्री डायरेक्टरी है पीएचडी की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है। और इस तरह मैं एचईसी का अप्रूव्ड सुपरवाइज़र भी हूँ पीएचडी का। इसके साथ मुझे जो एडवांटेज है जो मैं आप तक इंशाल्लाह बताऊँगा कि मुझे दुनिया के डिफरेंट सिस्टम्स को अपनी पीएचडी में सीखने का मौका भी मिला कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। यानी जो टैक्स में डेवलपमेंट होती है ये कैसे होती है, ये रिसर्च है जो कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली नहीं पढ़ते। इसकी बैक एंड के ऊपर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये कैसे टैक्स बना, कैसे चला, कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचा और आजकल इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो थीसिस के अंदर हमें ये चीज़ें, क्योंकि हम उसमें रिसर्च को डिस्कस करते हैं, लोग टैक्स क्यों नहीं पे करते, क्या फैक्टर्स हैं, सिस्टम्स क्या हैं, क्या सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। इससे एक तो मेरी ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन है। इसके साथ मेरा एमए इकोनॉमिक्स है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ मैंने एमफिल किया हुआ है कॉमर्स में, राइट। ये मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस में इन एडिशन टू दैट ये चीज़ें शामिल हैं। अब सवाल ये है कि मेरा स्टाइल क्या है, मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मेरा तरीक़ेकार क्या है। एक तो इंटरप्रिटेशन है कि मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है मेरा वो सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर होता है कि हाउ टू क्वालिफाई, कि मेरा स्टूडेंट पास करे पेपर को।
और पहली अटैम्प्ट में जो है वो उसका एग्ज़ाम पास होना चाहिए। मेरी ये कोशिश होती है कि इसका पहली अटैम्प्ट में एग्ज़ाम जो है वो निकले। मेरी जो स्पेशलिटी है वो ये है, मैं इस तरह से काम करता हूँ कि जहाँ कन्फ्यूजन्स होती है मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ, चीज़ों को सम अप करता हूँ मैं। राइट, फॉर एग्जांपल कि आपको एग्ज़ाम में लैंड का वर्ड बहुत दफ़ा मिलेगा, बिल्डिंग का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन तमाम डायमेंशंस के ऊपर बात कर लूं कि हमने ये वर्ड कहां 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 डिस्कस किया। आपको लोन का वर्ड मिलता है, राइट, तो स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये लोन आपने पहले भी मुझे बताया था, वहां भी बताया था, मुझे कोई इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो मैं इन चीज़ों को समराइज करता हूँ। राइट, मेरी यानी अपना एक चीज़ है कि एक तो मैं ये काम करता हूँ कि चीज़ों को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। फिर मेरा जो टीचिंग स्टाइल में ये है कि मैं चीज़ों को इंटीग्रेशन के साथ लेके चल रहा होता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। यानी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि हंक पंक नहीं, मेरी यानी चीज़ एक होगी उसके साथ मैं दूसरी बिल्टअप करूँगा, यानी आपकी जो ब्रिक्स हैं वो बिल्टअप हो रही हूँ। अच्छा, मुझे आज ये चीज़ पता चल गई है, नेक्स्ट ये है, मैं ये पढ़ चुका हूँ, अब ये पढ़ रहा हूँ, आइंदा मैं ये पढ़ूंगा, यानी एक फ्लो में आपको इंशाल्लाह ताला उसके अंदर वो चलेगी। एक और चीज़ कि मैं इस लेवल के ऊपर कभी नहीं समझता कि मेरे स्टूडेंट्स को टैक्स आता है, ये पहली चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं सर मैं तो बिल्कुल अभी मैं टैक्स से तो बिल्कुल आउट हूँ, मुझे पता नहीं है, तो मैं बिल्कुल जो इनिशियल लेवल है उससे लेके चलता हूँ, बाय अज्यूमिंग कि मेरे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, वो तमाम बेस में दोबारा ज़ीरो से लेके मैं चलता हूँ। ये मेरी अपनी एक क्वालिटी होती है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें स्टूडेंट और एग्जामिनर एक कमेंट करता है कि स्टूडेंट ने सवाल गलत तरीके से स्टार्ट किया। राइट, इसमें दो वैरायटीज होती हैं हमारी। एक क्वेश्चन हमें मिलता है जिसमें डाइवर्सिफाइड इनकम होती है, एक में नॉर्मल होती है। एक डाइवर्सिफाइड होती है, एक नॉर्मल इनकम होती है। बेटा ये मार्कर देखना जरा, एक मिनट ठहरो मैं ये चेक कर लूं जरा। अब उस क्वेश्चन की जो टाइप है, उसकी जो शक्ल है, वो तो आपको सेम नजर आएगी। एक क्वेश्चन जो है वो आपका जो स्टार्ट होगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हो रहा है, और एक क्वेश्चन जो है वो किसी और पॉइंट से, कंपोनेंट्स को हम सॉल्व करके फिर आगे पहुंच रहे। कैसे पता चलेगा कि मैंने किस क्वेश्चन को कहां से लेके चलना है? ये एग्जामिनर कमेंट करता है एग्जाम के अंदर। कभी स्टूडेंट को क्वेश्चन ये था, स्टूडेंट को बेसिक फिलॉसफी की समझ नहीं आई कि इसने क्वेश्चन गलत तरीके से लेके चल पड़ा। ये एक तो ये इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरे साथ नहीं होगा कि सर इस क्वेश्चन को मैं कहां से स्टार्ट हूं, ये सवाल नहीं होगा। आपको क्लियर कट पता होगा कि ये क्वेश्चन ये है और इसको मैंने यहां से आगे लेकर वो चलना है। राइट, एग्जाम फोकस हमारा सारा सेशन है, टोटल हम उसके ऊपर जो बात करते हैं एग्जाम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, चीज़ों को इंटीग्रेशन के ऊपर हमने लेके चलना होता है। न्यूमेरिकल का जो हमारा स्टाइल है वो उसके ऊपर होगा, और प्लस इसके अंदर जो ओपन बुक एग्जाम है मैं उसको फोकस करके लेके चल रहा होता हूँ कि ये हमारी आपके सामने किताब होगी तो किस तरह से बुक आपकी हेल्प करेगी, इन चीज़ों को मैंने देखना है। इसके साथ मैं ये भी फोकस कर रहा होता हूँ कि स्टूडेंट के पास टाइम फ्रेम क्या है, टाइम लिमिटेशन है इसके पास। ये फुल टाइम स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, आप जॉब होल्डर भी हैं, आप आर्टिकल्स कर रहे हैं, आपकी और भी इसके अलावा कमिटमेंट्स हैं, उस डोमेन के अंदर रहते हुए कैसे हमने पास करना है, यानी इन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर हमने इस पेपर को क्वालिफाई करना है। मेरा ये फोकस होता है इसके अंदर। राइट, अब ये सवाल के सर मैं पास हो सकता हूँ पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह, यस, व्हाई नॉट। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो लाहौर से बाहर जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट थी, राइट, या ऑडिट पे कहीं गए हुए थे, तो वो सिर्फ लेक्चर लेके फिर जाते थे। यानी ऐसे स्टूडेंट जो आ रहे हैं लाहौर में, लेक्चर पढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। राइट, और इसके बावजूद कि उनकी इतनी हेक्टिक रूटीन थी, उन्होंने भी इसको
पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो पहली बात यह है कि इसको हमने अपने दिमाग में ये बिठाना नहीं है कि ये पहली अटेम्प्ट में मैंने नहीं करना, मैंने करना है। पहले तो आपने ये सोचना है, अंडरस्टैंड, पहले तो मैंने ये सोचना है कि इसको मैंने करना है, अंडरस्टैंड, फिर ये होगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन इस रूटीन के साथ। दूसरा ये है कि आपने क्लास मिस नहीं करनी। जो लोग ऑनलाइन हैं ये करते क्या है, मैं कल कर लूँगा इसको, आज का लेक्चर मैं कल सुन लूँगा, कल का लेक्चर मैं फिर सुन लूँगा, और इसको डिले कर रहे होते हैं। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, अंडरस्टैंड। हमारे एक स्टूडेंट थे, मैं उनकी अक्सर एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, किसी और इदारे में पढ़ते थे, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर देयर इज ओनली वन पेपर इज लेफ्ट टू क्वालिफाई माई CA, दैट इज टैक्स। और आई थिंक सो कि ही सेड दैट कि मेरी 4 या 5 या 6 अटैम्प्ट्स ऑलरेडी मैं लैप्स कर चुका हुआ हूँ, तो मैं बड़ा इसमें परेशान हूँ। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा आपने इस मेरी बात पे अमल करना है। एक तो मेरी क्लास नहीं छोड़नी, मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। दूसरा कि आपने जो न्यूमेरिकल करना है उसको हमेशा पूरा किया करना है। ये 2 बातें मेरी आपने जहन में रखनी। स्टूडेंट की सबसे बुरी एक आदत ये होती है कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट करता है, जहां उसे समझ आती है कि मैं फंस गया हूं, उससे आगे नहीं जाता, वो उसको वहीं छोड़ के बैठ जाता है। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। क्वेश्चन सारा गलत कर दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन को उसके मंतक तक, उसके एंड तक जरूर पहुंचाएं। घर बैठ के कभी गलत काम ना करें। गलत काम ये ड्राफ्ट ना खींचें, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, ऊपर रुपीज नहीं लिख रहे, कॉमा नहीं डाल रहे, ऐसे गलत ऐसे नहीं करना। ये मेरी आपको एडवाइस है कि आपने पूरा क्वेश्चन जब भी करना है ऐसे कि मैं एग्जाम में ऐसे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड होना है, हमने उसके अंदर करना है। अगर आप घर में बैठ के ड्राफ्ट करते हुए क्वेश्चन को करेंगे तो एग्जाम में आपका हाथ सेट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको कैसे करना है, अंडरस्टैंड। दूसरी बात आपने पढ़ते हुए ये सोचनी है कि ये टाइम गुजर जाना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, ये टाइम गुजर जाना है। मेरा पढ़ के भी टाइम गुजर जाना है, नहीं पढ़ूंगा फिर भी गुजर जाना है। तो बेहतर क्या है कि पढ़ के गुजार लें। समझ आ रही है ना? देखें, इन तकलीफों से हम भी गुजरे हैं, हमने भी आर्टिकल्स किए हैं, हमने भी जॉब्स की हैं, हमने ऐसे CA को क्वालिफाई किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए टाइम को स्ट्रेच कर दिया था कि लो भाई तुम मेरे जो है ना, तुमने दाढ़ी रखी हुई है तो लिहाजा तुम्हारे लिए और है, बाकियों के लिए और टाइम है। दैट वाज नॉट द इशू। ये इसी कॉन्स्टेंट के साथ ही हमने किया हुआ है, ये बात एक जहन में रखनी है। दूसरा एक और इशू जो हम करते हैं कि हम भूख लगती है खाना खा लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं खाते। उसमें मैं भी शामिल हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। भाई इसको भी कोई खुराक दें, इस दिमाग ने जिसने सोचना है, जिसने काम करना है, इसको कोई खुराक दें, कोई बादाम या जो भी आप बेहतर चीज़ समझते हैं, तो आपकी मेहनत जो है ये कम, जो 25% ये कम कर देगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। इफ़ यू आर यूजिंग सम डाइट्स, प्रॉपर डाइट जो आपके दिमाग को तेज़ करती है। आप इसकी मिसाल ले लें कि आपकी गाड़ी है, साइकिल है, उसको आप ऑयलिंग नहीं करते तो जोर ज़्यादा लगेगा ना साइकिल को चलाते हुए, लेकिन ऑयलिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, कम जोर पे वो चलेगी, चीज़ें जल्दी याद होना शुरू होंगी, ये जो है ना वो डिप्रेशन कम होगा और चीज़ें जल्दी से तैयार होना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी, अंडरस्टैंड। फिर इस एग्ज़ाम को आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि इसको ओपन बुक नहीं समझना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है, याद कैसे करना है इसको, अंडरस्टैंड। कहाँ किताब की ज़रूरत पड़ेगी, समझ आ रही मेरी बात की? तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम लेकर चलेंगे। हमारे पास है क्या, सबसे पहले तो हम इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें कि हमारे पास एग्ज़ाम की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। देखें, एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास बेसिकली एक तो उन्होंने एथिक्स ऐड कर दिए हैं, ICAP के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हमारे कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसका कुछ पार्ट इसमें शामिल है, पूरे के पूरे नहीं है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि इसमें है क्या, टोटल उन्होंने कह दिया कि जनाब ये है।
अब उन्होंने कुछ उसके सिर्फ पार्ट हमें दिए हैं कि दिस इज़ द एरिया यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अंडरस्टैंड, हमें सिर्फ ये करना है। उसके हमारे पास कितने हैं 5 मार्क्स, 5 नंबर का एरिया हर साल आ रहा है ये। दूसरा हमारे पास इसकी जो है वो लॉज हैं, टैक्स लॉज जो हैं, और उन टैक्स लॉज में हमारे पास 3 टैक्स लॉज हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED। ये हैं हमारे सिलेबस में, ये शामिल हैं। अंडरस्टैंड, इनको हमने वो करना है। हमारे पास जो इनकम टैक्स का पार्ट है अराउंड 50% हमारे पूरे एग्जाम का 50% ये कवर कर जाता है। जो हमारा सेल्स टैक्स है अराउंड 35% ये कवर कर लेता है, और जो FED है अराउंड 10% ये कवर करता है। एक वक्त था कि FED जो था वो इसकी आइटम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी, तो एग्जामिनर ने FED और सेल्स टैक्स का क्वेश्चन इकट्ठा बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चूंकि अब इसकी आइटम्स दोबारा ग्रो करना शुरू हो गई हैं, इसमें हवा भरनी शुरू हो गई है, ग्रोथ हो गई है, इसलिए अब इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आना शुरू हो गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, इसकी इनपुट आउटपुट के ऊपर सारा जो है वो अलग चलना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास एक एरिया है कि जो ये हमारा जिसको एग्जामिनर नॉर्मली फॉलो कर रहा है, राइट। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं, इसका जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है तकरीबन 20 से 30 नंबर का, तो वो क्वेश्चन इसमें डाल देता है इनकम टैक्स का। मेजर जो मेन क्वेश्चन हमारा वो बन रहा है, राइट। और जो आपकी सेल्स टैक्स है इसके अंदर भी तकरीबन 20 से 30% तक वो चला जाता है न्यूमेरिकल के अंदर। अगर हम अपने एग्जाम को ओवरऑल न्यूमेरिकल को देखें तो 50-50 आप समझ लें, कम से कम आपको ये एरिया मिल जाता है, राइट। यानी आधे न्यूमेरिकल होंगे और आधा हमारे पास वो होते हैं। और वो भी इसमें अब सीधे क्वेश्चन तो नहीं आ सकते ना, यानी व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट, क्योंकि किताब तो आपके सामने है। अब तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, अब तो आपके सामने केस स्टडीज आ रहे हैं, भी ये चीज़ है, इसका इशू बताएं, इसको कैसे करना है, इसको एडवाइस करें, राइट। ये चीज़ें हमें इस तरह से जो है वो मिल रही होती हैं। अंडरस्टैंड, ये हमारी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक हमने पहुँचना है। अंडरस्टैंड, इसका स्टाइल ये है कि पहले हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करेंगे, राइट, फिर हम सेल्स टैक्स को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम FED को करेंगे, और फिर सेल्स टैक्स और FED दोनों के इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन जिनमें सेल्स टैक्स और FED भी शामिल है उसको कैसे लेकर चलना है। ये हमारा इस तरह से ये स्टाइल होगा, राइट। ये पेपर की हमारे एग्ज़ाम की कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से ही आपको एग्ज़ाम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ICAP भी इसको क्या कर रहा है, प्रॉपर फॉलो कर रहा है। इस एग्ज़ाम को करते हुए एक चीज़ जहन में आती है कि सर मैं कंसल्टेंट हूँ लेकिन मेरा पेपर नहीं पास हो रहा, उसकी वजह क्या है। यानी मैं टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, मैं केसेस को भी देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। द क्वेश्चन इज कि वाई आई एम अनएबल टू क्वालिफाई द एग्जाम्स। मेरे से आप कोई चीज़ पूछने मुझे आती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्वेश्चन का रीडिंग स्टाइल, कि आप जो क्वेश्चन है उसको रीड कैसे करते हो। देखिए इसमें बहुत फ़र्क है, थ्योरी में और प्रैक्टिस में फ़र्क है। क्यों, कैसे, सुनिएगा। क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है, आप उससे पूछते हैं जी क्या किया, ये किया, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, आपको हर चीज़ मिल रही है ना, आपको सैलरी कितनी मिली, इतनी मिली है, सर्टिफिकेट दिखाएं, उस पर लिखा हुआ है। एग्जाम के अंदर तो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस होने ना, एग्जाम में तो आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं, डेटा मौजूद है, उसको कैसे समझना है। एक लाइन है उस पर लिखा हुआ है कि जनाब ये जो अमाउंट है डायरेक्टर्स को उसकी मीटिंग की अटेंड करने की 1 लाख रुपया फी दी गई है। अब ये लाइन लिखी हुई है, ₹100,000 इज गिवन टू मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर फी फॉर अटेंडिंग BOD मीटिंग या व्हाट्सएवर, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और खामोशी है। एक लिखा हुआ है ₹100,000 इज गिवन टू द डायरेक्टर नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। बात तो आप, वो जो कंसल्टेंट है वो कहता है बात तो सेम है, यहां पर वो क्वेश्चन ए तरीके से कर रहा है, यहां वो बी तरीके से कर रहा है, राइट। यहां आती हैं अजम्पशंस
कि पेपर को रीड करते हुए क्या अजम्पशन जहन में लेकर आनी है। अंडरस्टैंड? यानी रीड कैसे करना है, असल चीज यहां पर यह है कि मुझे क्या अज्यूम करना पड़ता है। ये अजम्पशन कहां लिखी हैं? किताबों में लिखी हैं। द आंसर इज नो। किताबों में मुसीबत यह है अजम्पशन नहीं लिखी हुई। कहीं पर आपको न्यूमेरिकल के साथ वर्ड मिलेगा इंक्लूड और कहीं मिलेगा अदर इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट ये कहता है सर ये बात तो सेम है, इसमें ये चीज शामिल है या अदर इंफॉर्मेशन। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड अदर इंफॉर्मेशन। जब इंक्लूड होगा तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, जब वो अदर इंफॉर्मेशन की बात करेगा तो भाई ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए, वो और होगा। अंडरस्टैंड? इसके अलावा और वजह क्या है? और इसकी एक वजह भी है कि भाई एक है लॉ, तो लॉ इटसेल्फ हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर ट्रांजैक्शन को, हर चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट? दूसरा है इस लॉ की बेस के ऊपर उन्होंने टैक्स रिटर्न बनाई हुई है, इसका बिहेवियर डिफरेंट है। और तीसरी आती है हमारे पास आई कैप के सॉल्यूशंस, इनका बिहेवियर और होता है बाज़ औक़ात। लॉ एक चीज कह रहा है, रिटर्न में कुछ और हो रहा है, आई कैप का सॉल्यूशन कुछ और कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो हमने किसको फॉलो करना है, राइट? तो हम लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है बाज़ औक़ात हम रिटर्न से ले रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हम आई कैप के सॉल्यूशन से। कहां मुझे रिटर्न को फॉलो करना है, कहां मुझे आई कैप के सॉल्यूशन को फॉलो करना है, और बाज़ औक़ात हमें दोनों चीजें लॉ के अगेंस्ट चल रही नजर आ रही होती हैं, और बाज़ औक़ात दो दो इंटरप्रिटेशन ठीक होती हैं, कैसे उसको करें। और एग्जाम में क्वेश्चन को करते हुए अजम्पशन लिखनी कहाँ है, ये भी एक इशू है कि अजम्पशन लिखूं कहाँ पर, ये भी एक चीज है। अंडरस्टैंड? आपका काम ये काम करना नहीं है, आपका काम ये है कि जो आपको सबक मिले उसको जाके तैयार कर लें। सर आपने ये पढ़ाया था, समझ आ गई, ये चीज कर ली है, मुझे समझ आ गई। इज इट क्लियर? तो ये हमारा एग्जाम मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी, मैंने आपको उसका वे आउट बता दिया, राइट? इस तरह से हम क्वेश्चन को रीड करना सीखेंगे, क्वेश्चन को रीड करना, कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, लेकिन किसके अंदर रहते हुए, लॉ की डोमेन में रहते हुए। तो पहला हमारा यह है कि एग्जाम की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको हमने किस तरह से लेके चलना है। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां पे? चले इसको पहले हम रेज करें, फिर आगे चलते हैं। ये हमारी पहली चीज जो थी ये कंप्लीट हो गई, राइट? अब आते हैं हम अपनी इस ट्रायंगल के ऊपर कि हमारी ट्रायंगल में है क्या, ये क्या चीज है ट्रायंगल। देखें, एक है हमारा लॉ किताब, ठीक है, ये किताब खराब ही ना हो जाए, ये ठीक है जी। एक है इसके साथ आपका उस्ताद, ठीक है, और एक है इधर आप, ठीक है, ये हमारा, मैंने आपको उस्ताद के ऊपर इसलिए रखा है किताब के ऊपर भी क्योंकि मसले में आप हैं इस वक्त टॉप पे, यानी असल चीज फोकस जो हमारा ये है, और ये है एग्जाम, राइट? मैंने आपकी हेल्प करनी है, यानी असल में ये दो बेसिस हैं, तैयारी आपने करनी है और क्वालिफाई किसको करना है, एग्जाम को। अंडरस्टैंड? हमारी जो बुक्स हैं ये कैसे हमारी हेल्प करेंगी, ये हमने देखना। हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हम पढ़ेंगे कैसे। अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि मैं आपको जो तैयारी करवाऊंगा वो सारी की सारी किस पे होगी, एग्जाम फोकस्ड होगी। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी।
ये हमारी एक होगा। आपकी स्टेजेस क्या है? आपकी पहली स्टेज है क्लासेस की, कि आप क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन या फिजिकल, जैसे भी है आप क्लासेस ले रहे हैं, ये पहली आपकी स्टेज है, नंबर 1। इस क्लासेस के बाद आपने घर जाके इसकी प्रेपरेशन करनी होती है, ये दूसरी स्टेज है। इसमें बहुत सारे लोगों को जो मिलता है वो सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता है, सैटरडे और संडे 2 दिन मिलते हैं, बाकी वो या तो अपनी कोई और क्लासेस ले रहे हैं या वो कोई और काम कर रहे हैं। इसलिए आपने इसको एक तो क्लास के टाइम पे मैनेज करना है, और इसमें कोशिश ये करनी है कि जो मैंने आज आपने लेक्चर सुना है, राइट, इसको कुछ कंक्लूड करें, सेक्शन लिख लें कि आज मैंने ये सेक्शन सर ने करवाए हैं, इसमें मुझे ये चीज़ मिली है। एक समरी कम अज़ कम आपके पास होनी चाहिए जिसको आप लेके चलें। इसकी अलग से एक नोटबुक, जैसे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके पास है, आपने इस तरह की एक बना के वो रखनी है, राइट। इसके बाद जब क्लासेस ऑफ होंगी तो फिर आपके पास प्रेपरेशन का टाइम आएगा, और उसके बाद आखिर में हमारा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, वो 15 मिनट्स हैं और वो 3 आवर्स हैं। इसको प्लान करना, ये हमारी स्टेजेस हैं, और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह उसके बाद रिजल्ट है हमारा। अंडरस्टैंड? इसको आपने वो देखना है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट अपना टाइम गुजारते हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें में जाके वो बैठ जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। आज जो चीज़ मैंने आपको करवाई है, मैंने आज आपको कुछ पढ़ाया, कोई प्रोविजंस पढ़ाई, आज ही अगर यानी जितनी जल्दी उसको करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो 5 to 10% आपको एनर्जी लगानी है, वो चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, विद 5 to 10%। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी ईद आ रही है, गोश्त बिल्कुल फ्रेश हो तो पकने में बड़ी जल्दी वो बन जाता है, ताज़ा खुराक खाएंगे बड़ी जल्दी वो हजम हो जाएगी। जितना उसको लेट करते जाएंगे उतने उसके विटामिन्स क्या होंगे, ज़ाया होते जाएंगे। फ्रीज़ करने मज़ीद टाइम लगेगा, अनफ्रीज़ करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका दिमाग ऐसे काम करता है। उस कॉन्सेप्ट को इमीडिएटली कर लेंगे, कम टाइम लगेगा, उसको 1-2 वीक के बाद करेंगे, टाइम बढ़ जाएगा, फिर मज़ीद करेंगे, टाइम मज़ीद बढ़ जाएगा। ये आपको प्रॉब्लम इसमें आएगी। और जब एंड पे जाके आप उसको सिर्फ यानी इन दोनों मॉड्यूल को छोड़ देंगे और इस मॉड्यूल में जाके ये वाली हरकतें कर रहे होंगे, यहाँ क्लासेस भी ले रहे होंगे, प्रेपरेशन भी कर रहे होंगे, तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। इसलिए उसको यहाँ तक ना छोड़ें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इसको साथ लेके चलें, जो चीज़ कर रहे हैं उसको साथ साथ लेके आप कंटिन्यू वो करें। अंडरस्टैंड? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर? इसको मैंने क्या कहा, जितनी जल्दी उस कॉन्सेप्ट को कर लेंगे उसकी ग्रिप जल्दी हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जहन में रखिएगा, नंगे होके एग्ज़ाम में नहीं जाना, कपड़े पहन के एग्ज़ाम में जाना है। इससे क्या मुराद है कि क्या लोग नंगे होके भी जाते हैं? हाँ, वो लोग जो पास पेपर्स नहीं करके जाते वो नंगे होके जाते हैं एग्ज़ाम में। और जो बंदा महफिल में बैठा होता है और उसने कपड़े ना पहने हो, उसकी क्या हालत होती है? अच्छी हालत तो नहीं होती ना, सारे लोग उसको देख रहे होते, परेशान होता है। वो स्टूडेंट ऐसे ही एग्जाम में बैठा होता तकरीबन, जो पास पेपर्स को करके नहीं जाता कि उसने कपड़े नहीं पहने होते, फिर एग्जाम में जाके बेचारा परेशान होता है कि मेरे साथ हुआ क्या आज। अंडरस्टैंड? ये बात आपने जहन में रखनी है। आज से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें मोटिवेशन आपके पास है, आपको कोई बाहर से नहीं आ रहा मोटिवेट करने के लिए, आपने खुद अपने आप को मोटिवेट करना है। आज मैंने ये सीखा, मेरा ये स्टाइल था, मैं जो चीज़ पढ़ता था कहता अच्छा यार आज मैंने इतने सेक्शन पढ़ लिए, आज मैंने ये नई चीज़ सीखी है, आह क्या बात है। मैंने खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना, मैंने खुद ही अपने आप को बैठ के सोचना कि यार अगर मैंने आज भी ना पढ़ा तो टाइम गुजर जाएगा, तो पढ़ के भी टाइम गुजरना है और ना पढ़ के भी टाइम, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता था। बाज़ का तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था। देखें, सबसे मुश्किल मुझे जो काम ज़िंदगी में लगा ना, वो पढ़ाई लगा। मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कि जिसको किया जाए, यानी कि वो लड्डू नहीं है कि हर वक्त आप खाएं और बड़ा एंजॉय करें। दिस इज़ नॉट अ व्हाट्सएप, दिस इज़ नॉट फेसबुक, दिस इज़ नॉट यूट्यूब, राइट। मैं इसको कभी अच्छा नहीं समझता कि पढ़ाई कोई अच्छी चीज़ है। आप कहेंगे सर इतनी डिग्रियां आपने ले ली हैं, भाई डिग्रियां ली हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है, फूलों की सेज है ये मुश्किल ही है, इसको मुश्किल तरीके से ही होना है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। अगर ये इतनी ही आसान हो तो 22 करोड़ में 10,000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होने, कम से कम 2 करोड़ तो होने चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अंडरस्टैंड। फाइन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा, अल्लाह का मॉडल, अल्लाह ने मॉडल हमें बता दिया हुआ है कि सोनियो जो मेहनत करेगा आसानी उसके लिए है। एक स्टूडेंट बैठता है, आज सारा दिन व्हाट्सएप यूज करता है, देखता है खान साहब ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, सारी खबरें लगा के दोस्तों की पोस्टिंग वगैरह करके सो जाता है, वो पोस्ट हो गया आज ही। लेकिन इसने उसर नहीं किया, इसने तंगी नहीं आज काटी, इसने रिलैक्स हुआ है आज। एक स्टूडेंट आता है घर, मामा खाना क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, कल भी यही खाया था, आज भी यही खाया मामा, गुस्सा चढ़ा हुआ है। ऑफिस से बॉस ने तबीयत साफ की हुई है, आज रिव्यू था ऑडिट का, वहाँ पर तबीयत ख़राब हुई है, राइट। किसी दोस्त ने साजिश की हुई है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके खिलाफ, राइट। नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, अब आ गए हैं घर बैठ के, ऊपर से खाना भी आपकी मर्जी का नहीं है। अंडरस्टैंड। भाई है साथ, वो जनाब गाने बजाता फिर रहा है, ये सीन होता है घरों में। और आपके किताब नज़र आ रही है कि यार इन मुसीबतों के अलावा इसी को मैंने देखना, अब ये मेरे लिए अजाब रह गया। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कज़न की शादी है, सभी जनाब तैयारियों में हैं और आप किताब लेके बैठे हुए हैं। इट हैपेंड विद मी। मेरा दिल करता था मैं किताब दीवार पे मारूं, यार ये क्या अजाब है मेरे लिए, लेकिन उसर थी, तंगी थी, काट ली। आज आसानी है, राइट। क्वालिफाई करने के बाद मेरी 300% इंक्रीमेंट लगी थी। अल्लाह करे आपका भी ऐसा सीन हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेबल लगा था, लेकिन उसर थी, तंगी थी। फाइन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा, तंगी बर्दाश्त की है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने तंगी बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। तो आपने फैसला करना है कि अब तंगी काटनी है या बाद वाली तंगी काटनी है। ये देखिएगा दिसंबर सबका आ जाएगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो सबका दिसंबर आएगा। उनका भी जो क्वालिफाई करने बैठे हैं और उनका भी जो क्वालिफाई नहीं करने बैठे हुए, जिन्होंने जस्ट वेस्ट किया अपना टाइम। ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कल कर लूंगा मैं, ये सबसे बड़ी आपको तंगी होगी जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। कल कर लूंगा, भी कल क्यों करेंगे, आज क्या मसला है। ऑनलाइन को फिजिकल लेके करेंगे तो होनी है। अगर ये सोचेंगे, अपना टाइम बाउंड रखें, लेक्चर चल रहा है सुने, उसके बाद ये सर ने बात बताई है, नोट कर ली है, अपने नोट्स बना रहे हों। और अगर जनाब वाली मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ है और इधर से जनाब गाने भी सुन रहे हैं और सर को भी सुन रहे हैं, कभी इधर ध्यान जा रहे इधर, और उसके बाद ये मौलवी ठीक नहीं काम कर रहा है यार, इसने पहले जो बात बताई अब जो बताई है मेरे दिमाग से ऊपर से गुजर गई। वो ऊपर से गुजरनी है, वो जो आपकी मौसी साथ जिसको आपने अटैच किया हुआ है वो आपको तंग कर रही है, उसको फोकस होके करेंगे तो होगा ना। अंडरस्टैंड। और कोशिश करें जो ऑनलाइन देख रहे हैं लैपटॉप पे या दूसरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखें, फिर आपको चीज़ होगी। मोबाइल के ऊपर देखने से अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करें कि एक डेडिकेटेड जो है, देखें मैंने जब थीसिस स्टार्ट किया तो घर में एक लैपटॉप मेरे पास था, एक मैं प्रिंटर भी ले आया, पेपर भी ले आया, मुझे पता था ये चीज़ें मुझे चाहिए। गाड़ी चाहिए सफ़र के लिए, तो भाई सफ़र के लिए गाड़ी रख लें। आपके पास ये जो मोबाइल है इससे सस्ता लैपटॉप आ जाता है। आई नो वेरी वेल, मैं कोई ऊँटों के दौर का बंदा नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये इससे सस्ता लैपटॉप मिल जाता है, ऐसा है। तो मोबाइल थोड़ा सा कम कर लें और कोई अच्छा लैपटॉप ले आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बड़ी स्क्रीन के ऊपर इजी हो के कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप देखें। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कि एयर कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट, कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट करें इसके ऊपर, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेके आए। इस दौरान लोगों को तंग मत करें, वो भी तंग करेंगे, आप पढ़ाई नहीं होगी। मैं पहले बता दूं, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। ये एग्जाम के दौरान तो कम से कम इस बात को जहन में रखें। क्लाइंट की स्टेशनरी चोरी मत करें प्लीज़,
ऑफिस की स्टेशनरी मत यूज़ करें पढ़ाई के लिए, इसमें बेबरकती पैदा होगी। ये पिछले सेशन में स्टूडेंट ने मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि स्टूडेंट ने मुझे पिक्चर भेजी कि सर मैंने स्टेशनरी अपनी खरीद ली है, इंशाल्लाह अब मैं इससे पेपर दूंगा। मज़ा आया ना? कितने की आई? 1500 रुपये की, 1000 रुपये की। क्या औकात है 1500 1000 रुपये आज के दौर में? 250 रुपये लीटर तेल है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ना करें, उससे फोटो कापियाँ मत करवाएं क्लाइंट से। अंडरस्टैंड? अपना काम करें, अपनी चीज़ें खरीदें, ताकि अल्लाह से फिर दुआ करें कि यार अब मेरे लिए बरकत अता फरमा। यानी अपने आप को पहले ठीक करें, तैयार करें कि मैंने ये काम करना है। अंडरस्टैंड? मेरी बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाई हुई है, बहुत सारों के साथ फड्डा भी हुआ है। यानी बातें सुनने को मिली हैं कि जनाब अगर फेल ही होना था तो शादी तो कम से कम अटेंड कर लेते ना, हमारी टिचकरें करनी है आगे से। आज वो मुझे इमरान साहब कहते हैं, लेकिन अगर उस वक्त मैं शादियां अटेंड की होती तो फिर मेरा नाम ओए ही होना था, इधर आए। लेकिन तंगी मैंने बर्दाश्त की। आज आप बैठे हुए, आप सुन रहे हैं मुझे। अंडरस्टैंड? तो इसको आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ सुन ली है उसके ऊपर तैयारी करें, उससे मज़ीद होकर ऊपर जो मैंने असाइनमेंट दी है उसको देखें कि यार ये सर ने कहा है मैंने करना है। आपके पास सैटरडे संडे अवेलेबल है, उसको डेडिकेट करें, उसके साथ रेस्ट भी करें, जिस्म को भी दें, इसके साथ काम करें। अंडरस्टैंड? फिर जब प्रेपरेशन में आए तो आपकी रिवीजन चलनी चाहिए उस वक्त कि हाँ अब मैं उसमें आ चुका हुआ। और कैलकुलेट करते हुए खुदा का वास्ता है कि आप मोबाइल के ऊपर जो है ना ये प्लस माइनस ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है कि कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, अभी मैं देखता हूँ, निकालता हूँ, और वो निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया उसी के ऊपर। जैसे ही आपने मोबाइल निकाला पॉपअप हो रहे होते हैं मैसेजेस, और मोबाइल के ऊपर कैलकुलेशन करते हुए मज़ा भी बिल्कुल नहीं आता। प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई अच्छी चीज़ आपके पास मौजूद हो, कोई कैलकुलेटर डेडिकेटेड आपके पास मौजूद हो जिसके ऊपर आपने काम करना है। अंडरस्टैंड? डेली का शेड्यूल बना लें कि आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, इन चीज़ों को लेकर चलना है। देखें अगर इसको फोकस नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको फोकस करके रखें। मैं इंशाल्लाह अपना हक अदा करूँगा, राइट? आपको फोकस बताऊंगा कि यार ये चीज़ है एग्जाम में इस तरह से आ चुकी हुई है, इसमें ये प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, आपने ये नहीं करनी। चीज़ों को इंटीग्रेट मैं करूंगा, ये मेरा काम है। पास पेपर को करना मेरा काम है, फिलहाल जितने मैंने आपको करवाने हैं। उससे ऊपर जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने करनी है, ठीक है? चीज़ों को क्लियर करना मेरा काम है, बाकी उसको तैयार करना आपका काम है, राइट? अब आते हैं इसके ऊपर कि हमारा टेक्स्ट क्या है, हमारी किताबें क्या है, इसको कैसे लेकर चलना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें जी, अब आते हैं हमारे लॉ के ऊपर कि हमारा जो लॉ है इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास हमारी जो किताबें हैं, एक तो हमारे पास लॉ है, प्लस इसके साथ जो बुक है हमारी खालिद पेटीवाला की, वो मैं पढ़ाता हूँ, केपी की टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके लिए बनी होती है। मैं इनसे इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि इस वक्त जो खालिद साहब इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ की, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन, मैं उससे मुतमिन होता हूँ। इनकी इंटरप्रिटेशन से सबसे ज़्यादा मुझे तसल्ली होती है कि जो लॉ को सही इंटरप्रेट ये किया गया है। दूसरी, अच्छा अब इसके अंदर होगा क्या, आप अब इसको करना कैसे है। देखें हम अपनी प्रेपरेशन इससे कर रहे होंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन हम यहाँ से ले रहे होंगे लॉ से। ये सेक्शन है आपकी किताब में, हर जगह पर साथ साथ सेक्शन मेंशन है। ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये सेक्शन है, ये रूल्स हैं उसकी, ये सारी चीज़ें गिवन है। अंडरस्टैंड? बाज़ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो चीज़ यहाँ से पढ़ लेते हैं उसको फिर यहाँ से दोबारा फिर पढ़ने की कोशिश कर। ऐसा डुप्लीकेशन नहीं करनी। जो सेक्शन, जो चीज़ें किताब से हो गई उनको अब यहाँ से सिर्फ रीड करना है, या एक नज़र उसकी लोकेशन देखनी है, पढ़ी कहाँ हुई है, दैट्स इट। और कहीं किताब में और उसके कोई गलती तो नहीं है। देखें किताब को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना, ये किताब ICAP के एग्जाम के लिए नहीं बनी हुई। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये टैक्स इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है। अंडरस्टैंड?
इसके अंदर एक जो सेक्शन है वो दूसरे सेक्शन को रेफर कर रहा होता है, दूसरा तीसरे को रेफर कर रहा होता है, तीसरा आगे जाके शेड्यूल को रेफर कर रहा होता है। उसके अंदर जो आपने टाइम अपना वेस्ट करना है उसको पहुंचते पहुंचते, और दोबारा जब ओरिजिनल प्रोविजन पे आएंगे तो मुसीबत पड़ जाती है कि यार मैं पढ़ क्या रहा था। इसलिए हमारी जो किताब है वो आपकी हमारी हेल्प करती है उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ रह ना जाए, इसलिए हम साथ लॉ को पढ़ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से करनी है, वो सिर्फ लॉ से करनी है, आप बुक को छोड़ दें। वहाँ यहाँ पर एक एरिया आएगा बिजनेस का, जो हमारा मेन एरिया है। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा कि आपको लॉ के ही नोट्स दे दूंगा मैं आपको, यानी होगा वो सारा लॉ ही, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही होगा, लेकिन मैं अपने नोट्स दूंगा। यार अब यहाँ से आप करें, होगी यही किताब, उसको यहाँ हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। यानी हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से हो रही होगी, प्रोविजंस हम उठा रहे होंगे, साथ साथ इसको टैली करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको आपके पास ये वाली बुक होनी है, इसलिए उसकी लोकेशन कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है उसको हमें देखना होगा। देखें, आप अगर ये कहें कि जनाब मैं एग्ज़ाम के अंदर जाकर ये देखूंगा कि वो कौन सी कैपिटल एसेट्स हैं जिनके ऊपर गेन हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। ये किताब ने हमें काम कहाँ करना है, आप सुनिएगा, ओपन बुक एग्जाम ने काम कहाँ पर करना है। ये हमें रेट्स के ऊपर, पहली बात है ये हेल्प करेगी। हमें रेट्स अब याद नहीं करने। एक चीज़ कहाँ पर हमें इसको करना है, टैक्स रेट्स के ऊपर। अब आपको रेट्स नहीं मिलने, आपको यहाँ वो रेट्स पता होने चाहिए कहाँ पर मौजूद हैं। फिर जहाँ पर कन्फ्यूजन्स होंगी ये वाली किताब वहाँ हमारी हेल्प करेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर टर्नओवर के ऊपर एग्जांपल दी गई है कि अगर टर्नओवर 15 मिलियन हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, ये चीज़ एक कन्फ्यूजन होती है कि यार लॉ के अंदर ये 15 मिलियन भी इस लिमिट में शामिल है या उससे ज़्यादा है। वहाँ आप देख सकते हैं यार ये फलां सेक्शन है, वहाँ ये बात लिखी हुई है। अंडरस्टैंड। मिनिमम टैक्स की जो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 113 की, वो सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई हैं। यार ये जो इसने बात की है, कहीं ये ऐसी कंपनी तो नहीं है, ऐसा बिजनेस तो नहीं है जिसके ऊपर 113 की एप्लीकेशन नहीं होती। सेकंड शेड्यूल में जाके एक नज़र ऐसे, यार इसमें हाँ नहीं नहीं ये ठीक है, इस पे लगना है। या मिनिमम टैक्स का जो रेट है वो कहीं इस पे कम तो नहीं है, 0.75% तो नहीं है, 1.25% की बजाय कोई और तो नहीं है। वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी फॉरेन रेफरेंस के लिए। ये बहुत कम होगा कि आप पूरा क्वेश्चन जो है वो ऑर्डिनेंस को देख के कर रहे हो। यानी आपको पता होगा कि यार एक्सपोर्ट एफटीआर में है, मुझे याद है एक्सपोर्ट एफटीआर में है, राइट, ये सप्लाई ऑफ गुड्स मिनिमम में है। अंडरस्टैंड। यानी मेन जो इसका जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको जुबानी याद होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपने चीज़ों को ऐसे कर रहे होना है। ये चीज़ ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। बहुत कम आपको यहाँ पर इसको रेफर करने का मौका मिलना है, या रेट्स आप देख रहे होंगे। अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। इसको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने जो है वो हमारी प्रेपरेशन खुद होनी चाहिए। इसका वैसे भी बड़ा हमें हेल्प होगी एग्जाम के अंदर, क्या है उसके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो आपको चीज़ें याद होगी, सर ने ये बताया था, ये यहाँ चीज़ें मौजूद हैं, राइट। यानी ये हमारी हेल्प के लिए होनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप एक जंगल में जा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक डंडा आपको दे दिया गया कि यार ये है, शेर आ गया तो जनाब ये आपकी हेल्प करेगा। आप कहेंगे इसने मेरी क्या हेल्प करनी है भाई, शेर के आगे डंडे का क्या काम, राइट। नहीं, आपने डंडा रख लें साथ, ये कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। समझ आ रही है ना। लेकिन ये इतनी हेल्प नहीं करेगा कि शेर ही मार दे पकड़ के। यानी जो शख्स इस डंडे से इसको एग्जाम में खोल के पूरे सवाल हल करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ आई ना मेरी बात। तो इसको टेक्निकली यूज करना है एग्जाम के अंदर कि मैंने ये चीजें यहां पर मुझे मिल सकती हैं। वो मैं गाहे बगाहे आपको बताता जाऊंगा कि यहां पर आपको हेल्प मिलेगी। विच एवर इज लो और विच एवर इज हायर का इशू आ रहा होता है बाज़ औक़ात। ये हायर अमाउंट लेनी है, लोअर अमाउंट लेनी है।
ये कहां पर आ रहा है? यहां वर्ड गिफ्ट का था, क्या इनहेरिटेंस का भी वर्ड है? मैं कंफर्म कर लूं। यहां जो एसेट की वैल्यू है वो डीम्ड कॉस्ट आ रही है या फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है या कॉस्ट आ रही है, क्या आ रही है? क्या लिखा था यार, मैं जरा देख लूं, एक नजर कंफर्म कर लूं उसको। इस लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स थी यार, मैं देख लूं जरा इसको। ये सिक्योरिटीज कौन सी हैं जिनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है, वहां पर आप ऑर्डिनेंस को कंफर्म कर सकते हैं। या टर्नओवर की डेफिनेशन में ये चीज गिवन थी या नहीं थी? इस सेक्शन में टर्नओवर ये कहा गया, उसमें ये टर्नओवर कहा गया, ये दोनों सेम है? मैं एक दफा जरा चेक कर लूं। अंडरस्टैंड? आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। इज इट क्लियर? ये बात आपको हेल्प करेगी। तो इसको टेक्निकली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका बहुत हेल्प करेगी। मसलन शेर आ ही गया, उसकी आंख में अगर आपने डंडा मार दिया तो डंडा बहुत ही इफेक्टिव हो गया, राइट? लेकिन अगर उसकी धुम पे मारते रहेंगे डंडे, राइट, तो उतनी देर तक वो आपकी एक आधी टांग खा चुका होगा, फिर आपकी काम पे टांग रही होंगी सारी, जो है ना वो चीजें इस तरह से चल रही होंगी। इज इट क्लियर? तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अपना हक अदा करने की हिम्मत दे। एक आपके पास किताब है, ये अभी किताब अपडेट नहीं हुई हमारा, चूंकि टैक्स ईयर अभी चेंज हुआ है, अभी नया बजट आया है, इसलिए ये किताब अभी अपडेट नहीं हुई। लेकिन जब तक ये अपडेट नहीं होगी मैं आपको चीज़ें सारी अपडेट ही दे रहा हूँगा। अंडरस्टैंड? आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना रोल सही अदा करना है, फिर इसको हम लेकर आगे चलेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी नमाज का वक्फा करते हैं, अब आएंगे हम अपने इन लॉज के ऊपर, टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। मैं आपको पहले बात करूंगा कि पाकिस्तान में हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से। एक मैं पहले आपको ओवरव्यू दूंगा कि इनकम टैक्स बेसिक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या चीज़ है, एफईडी क्या चीज़ है, ताकि आपको जहन में एक चीज़ देखिए, पहले होता है विजन, फिर होता है मिशन, ठीक है? तो विजन तो मैंने आपको एग्जाम का बता दिया, एक और विजन है, वो है इन किताबों का, कि ये जो 3 किताबें हमारे पास मौजूद हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, इसकी बेस क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, पाकिस्तान के अंदर ये टैक्स लगता कैसे है, वो जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हमारी अगली स्टेज होगी कि हम प्रॉपर इनकम टैक्स को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसको एट अ ग्लैंस आपको बताऊंगा कि पूरे इनकम टैक्स है क्या, पूरा, जिसको हमने तैयार करने जाना है, फिर उसको एक तरफ से लेके हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, राइट? बड़ा इंशाल्लाह ताला बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप यू विल एंजॉय थ्रू आउट द सेशन, यू विल एंजॉय। तो पहले क्या है हमारा विजन, तो पहले हम अपना विजन क्लियर करेंगे और उसके बाद मिशन। इस पूरे विजन और मिशन में आपने अपने अल्लाह को जरूर याद रखना है, कामयाबी उसके हाथ में है, हर चीज उसके हाथ में है। ऐसे ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से कहलवा देगा जो पेपर में होंगे, वो ऐसे काम मेरे से करवा देगा, ऐसे न्यूमेरिकल मेरे से हल करवा देगा जो एग्जाम में मौजूद होंगे, राइट? वो आपके पास टाइम नहीं भी होगा, आप हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे टाइम पे आपको टाइम मिल रहा है जिस टाइम आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आप कभी नोट कर रहे होंगे कि आप कोई काम कर रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा, हर काम के अंदर बेड़ा गर्क, कोई आ गया, कोई बंदा ऊपर से आ गया, कोई मुसीबत। बाज़ वक़्त आप फील कर रहे होंगे कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक हो रहा है, बैठा हूँ, पढ़, चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। बाज़ का चीज़ें याद की हुई भूल जाती हैं और बाज़ का भूली हुई चीज़ें भी याद आ जाती हैं, राइट? तो इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम इसको एक तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो हमें यही हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, किसी को महफिल में ज़लील ना करें। हम इंजॉय करते हैं, वो बेचारा तंग हो रहा होता है जिसको हम ज़लील करते हैं। इशारे को, सिग्नल का ख्याल करें, किसी का हक ना मारें, ना उसको जिस्मानी कोई तकलीफ़ दें, ना उसको रूहानी कोई तकलीफ़ दें। जिसको हम तंग कर रहे होते हैं वो बेचारा तकलीफ़ में होता है, हमारे लिए एंजॉयमेंट होती है, उस बेचारे के लिए परेशानी होती है। एक मालिक है जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, उसके पास अरबों रुपया है, उसके लिए वो पेन पेंसिल या 2-4 कॉपियों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके लिए उसका मसला है, उसके लिए नहीं है। वो तो ग्रो करता रहेगा। हमने अपने आज हम छोटे चोर हैं, बड़े होकर बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाएंगे, चोर भी बड़े बन जाएंगे। तो उसकी एहतियात करें,
राइट। हम तो चले जाएंगे लेकिन इसके बाद हमारा माल होगा हमारी औलाद के लिए, तो इसलिए उसकी एहतियात करनी चाहिए कि उनके लिए हम अच्छी चीज़ छोड़ कर जाएं। बहुत ज़्यादा छोड़ने की बजाय कम छोड़ जाएं, लेकिन अच्छा छोड़ के जाएं, वो खुद ग्रो कर लेंगे। अगर आपको अल्लाह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया है या बनाने वाला है, तो क्या उनको नहीं बना सकता वो ज़ात? क्यों इतने हम पैनिक हो जाते हैं, उनके लिए माल इकट्ठा करने के लिए 2 नंबरियाँ शुरू कर देते हैं? तो इसी अपना ख्याल फ़िलहाल वो करें, अल्लाह ताला उनको खुद ही बरकत देगा, खुद ही उन्होंने तरक्की करनी है, वो कर जाएंगे। अच्छा जी, आज हम टैक्स प्लानिंग और प्रैक्टिसेस में हमारे पास पहले तो 3 किताबें जो हैं, ज़रा उनका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हम वो ले लें। एक है इनकम टैक्स और एक किताब है हमारे पास सेल्स टैक्स और एक है एफईडी। ठीक है, ठीक है, ये 3 है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो पहले तो इन तीनों किताबों का आप ज़रा देख रहे हैं कि किताब बड़ी है, ये इससे छोटी होगी, ये इससे छोटी होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसका वज़न ज़्यादा है एग्ज़ाम में, इसका कम है, इसका कम है। असल ये वजह नहीं, मेरे से बनी छोटी है, मैंने पूरी कोशिश की पूरी बने इसलिए आपने ये नहीं समझना कि बाय वेट बनी है, मेरे से बनी ऐसी हैं। तो अब इसको समझना है कि इनमें है क्या। पाकिस्तान में डाइवर्सिफाइड टैक्सेस क्यों हैं? एक सवाल तो ये है कि ये टैक्सेस लगाए किसने हैं? वो लगाए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। दिस इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी इन पाकिस्तान। इसके पास एक तो इनलैंड रेवेन्यू है और कस्टम ड्यूटी है, जो फिलहाल मैं मेन जो आपको बात कर रहा हूं। इनलैंड रेवेन्यू में आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और सीवीटी है। इनलैंड रेवेन्यू, ज़मीन से जो हमारा रेवेन्यू। कस्टम ड्यूटी चूंकि बाहर से हमें आ रही होती है, इसलिए उसको इनलैंड रेवेन्यू में लेके हम नहीं आ रहे होते, अंडरस्टैंड? इसीलिए कमिश्नर का नाम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, राइट? चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, इसलिए हम इसको वो लेके चलते हैं। पहली बात तो ये है। ये डाइवर्सिफाइड टैक्सेस क्यों लगाए हैं? ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मकसद क्या है? ये आंकड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घेरने के लिए, बस एक चीज़ ये है। देखें, बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं, बहुत सारे नहीं कहना चाहिए, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो एक ख़ास जगह से टैक्स लेके उसको ख़ास जगह पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में मुझे कोई ऐसा सिस्टम फ़िलहाल नज़र, ये सारा पैसा जो इकट्ठा होता है वो किसी एक ही जगह चला जाता है, राइट? और वहीं से फिर ये पैसा जो है एफबीआर के पास आता है, एफबीआर आगे इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सूबों को उनका हक दिया जाता है, फेडरल अपना पैसा इस्तेमाल करती है। यानी इसकी कोई और वजह इसके अलावा नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसलिए इनका नाम जो है वो रखा गया है। देखिए, पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ें बिकती हैं, पहले आपने ये जहन में रखना है। एक है गुड्स और दूसरी हैं सर्विसेज। पहले बेसिक चीज़ों को हम इकट्ठा करें ना कि हैं क्या। तीसरी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारी इन तीनों किताबों में यही चीज़ें आपको मिलेंगी, गुड्स मिलेंगी और सर्विसेज मिलेंगी। हमारे इनकम टैक्स जो है ये गुड्स के ऊपर भी बात करता है प्लस सर्विसेज के ऊपर भी बात करता है। हमारा जो सेल्स टैक्स है ना, ये थोड़ा सा डिवाइड हुआ है। ये गुड्स के ऊपर अलग बात करता है और सर्विसेज के ऊपर अलग बात करता है। हमारा जो एफईडी है ये भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर यही इकट्ठे बात करता है। ये तो एक हमारी बेसिक बाइफर्केशन हो गई कि इस तरह से ये काम करता है। गुड्स के ऊपर हमारा जो है वो फेडरल एफबीआर के पास है गुड्स के ऊपर, और सर्विसेज जो है हमारे पास वो प्रोविंसेस के पास है। ये हमारे जो प्रोविंसेस हैं सर्विसेज उनके पास है, ठीक? इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
इनकम टैक्स का मॉडल क्या है कि इनकम टैक्स में आप क्या करते हैं कि आपकी जो सेल है या रेवेन्यू कह लें, एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और जो आपकी टैक्स आपकी जो इनकम आती है उस पे आप टैक्स की परसेंटेज अप्लाई करते हैं। ये मॉडल इसका है इनकम टैक्स का। मैं एक बिजनेस की एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूं, बाकी और भी हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि इसका मॉडल ये है कि आप अपनी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और जो आपकी इनकम आती है उसकी एक परसेंटेज आप गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। जबकि ये जो हमारा सेल्स टैक्स और एफईडी है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपकी जो सेल है उसकी एक परसेंटेज और उसमें जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसकी एक परसेंटेज में से उसको माइनस करते हैं, तो जो आपका आंसर आता है ये गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसको टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। यानी इसको मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ अभी समझा रहा हूं मॉडल क्या है। देखिए तकरीबन चीज मिलती जुलती है। यानी आपको मैं अगर एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो हम अज्यूम करें कि हमारा टैक्स रेट अगर 10% हो, अज्यूम कर रहा हूं, तो आपने सेल की है 1000 की और आपके एक्सपेंसेस हैं 500 के, तो आपके पास इनकम कितनी आ गई 500। तो आप अगर इसका 10% लेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। ठीक है। अच्छा, अगर इस मॉडल में चले जाएं, अगर गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि जनाब आपने इस मॉडल के ऊपर चलना है कि आप ये करेंगे कि आपकी जो सेल है 1000, इसका 10% लें, वो आ गया आपके पास 100, और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं इसका लें 10%, वो क्या आ गया 50। राइट। ये आप जब सेल करेंगे तो लोगों से आप 10% लेंगे, जब आप परचेज करेंगे तो लोगों को 10% देंगे, तो आपका देखें आंसर दोनों में क्या है 50। आंसर दोनों में, ये एक बेसिक फर्क मैंने आपको दोनों का एकदम से सबका बता दिया कि इनकम टैक्स के अंदर हम पहले चीजों को माइनस करते हैं फिर परसेंटेज अप्लाई करते हैं, जबकि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में ये वाला मॉडल चलता है कि आप टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं, परसेंटेज जो भी है वो एक अलग कहानी है। मॉडल मैंने आपको बता दिया, बेसिक ये मॉडल है। यहां टैक्स कलेक्ट करने का ये तरीकेकार है, यहां टैक्स कलेक्ट करने का ये तरीकेकार है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। ये पहली चीज थी, ये फर्क मैंने आपको बता दिया। यहां जो टाइम है वो 1 साल का है, यहां 1 महीना है। यहां आपने ये काम कब करना है साल के बाद, पूरे साल के बाद। यहां आपने हर महीने ये काम करना है। दोनों में एक ये भी फर्क आ गया हुआ है। इज इट क्लियर? और सेल्स टैक्स में मैंने आपको ये बात बता दी, ये गुड्स के ऊपर है और ये सर्विसेज के ऊपर है। पहले इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता था, अब जब से ओपन बुक एग्जाम हुआ है तो जो हमारे प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो सर्विसेज के ऊपर हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आना कम हो गया है, या हल्की फुल्की वो बात कर रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, उसको वो क्वेश्चन का हिस्सा बना रहा है। तो हम उसी मॉडल के तहत ही इस क्वेश्चन को भी वो करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये है, अब मैं इसकी एक और बेस आपको बताने लगा हूँ, ये मैं रेज कर दूंगा आपको। देखें, हर चीज़ को डिसाइड करते हुए किसी ना किसी बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी सेट करनी पड़ती है कि ये है क्या। अगर हम यहां पर बात करें इनकम टैक्स में जो नहीं लिखा हुआ और वो चीज़ मौजूद है, वो क्या है? वो है कि लॉ ये कहता है कि भाई तमाम गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। कोई लिस्ट है? कोई लिस्ट नहीं दी गई। कौन सी गुड्स? सारी गुड्स जो सप्लाई करेंगे। चर्स सप्लाई करेंगे, क्या उसमें मना है? नहीं, उस पर भी है। ये एक मिथ है कि अगर आप सही काम करेंगे तो टैक्स है, गलत काम करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं। भाई गलत काम करें या सही काम करें, दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ द FBR टू डिसाइड वेदर दिस इज लीगल और इलीगल। FBR इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्स, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? आप कपड़ा बेच रहे हैं, आपकी इनकम आ गई, आप टैक्स दें। आप नारकोटिक्स की सेल करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है,
आपकी जो इनकम है, ये डिसाइड करना कि ये काम गलत है या ठीक है, ये कोर्ट का काम है, इनका काम। समझ आ गई मेरी बात की? इसी तरह सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विसेज हैं, टैक्स दें। अंडरस्टैंड? कोई साहब हैं वो कत्ल करते हैं, भाई वो एक अलग चीज है, कमा रहे हैं ना कुछ, ठीक है, कोई कमा रहे हैं भी, ठीक है, पैसे दें इसके ऊपर, वो खुद ही जाने, उनका काम जाने, हमारा उसके साथ कोई लेना देना। तो पहली चीज तो ये है। अब सवाल ये है कि क्या तमाम गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स है? राइट। तो लॉ ने कहा, देखें मैं आपकी बेस बता रहा हूं जो कि लॉ में शायद आपको कहीं ना मिले, कैपिटल रिसीट्स के ऊपर टैक्स नहीं है। ये सुनिएगा, क्या कहा मैंने कि हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, these are subject to taxable whereas no tax on the capital receipts। क्या लॉ ने इनको डिफाइन किया हुआ है कहीं पर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की गई। तो ये फर्क क्या है, पहले इसको जरा सुनिएगा। कैपिटल रिसीट्स आर बाय डिफॉल्ट आर नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसीट्स क्या है? जहां मेरी इंटेंशन जो थी वो काम करने की नहीं थी, उसको बेचने की नहीं थी। मेरा घर मैंने बेच दिया, कैपिटल रिसीट है। मैंने अपना ऑफिस बेच दिया, कैपिटल रिसीट है। राइट, ज्वेलरी बेच दी, कैपिटल रिसीट है। घर का डाइनिंग टेबल बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, पर्सनल कैपिटल रिसीट्स हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, कैपिटल रिसीट पे टैक्स लगाने के लिए लॉ को लिखना पड़ता है। यहां लॉ मौजूद है, लॉ बताता है कि भाई ये है। मिसाल के तौर के ऊपर अब मैं एग्जांपल देने लगा हूं। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लेता है 10 लाख से ज्यादा, जो कि उसने वापस करना है, तो ये कैपिटल रिसीट थी उसकी। लॉ कहता है इसके ऊपर मैं तुमसे 10% तुम्हारी इनकम इसका ऐड करूंगा। अंडरस्टैंड? तो चूंकि लोन लेना इटसेल्फ टैक्स नहीं है, लोन लेना इटसेल्फ टैक्स है, लेकिन चूंकि लॉ में लिख दिया गया तो कैपिटल रिसीट को टैक्स लगाने के लिए लिखना पड़ता है। जैसे घर था, एक वक्त था कि घर जो था वो टैक्सेबल नहीं था। आप अपना घर बेच दें तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं था, वो कैपिटल रिसीट्स में आता था। लेकिन बाद में इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया कि अब घर बेचें, जो भी है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें, मैं अपने घर का डाइनिंग टेबल बेच देता हूं, कैपिटल रिसीट है, क्या लॉ ने कहीं टैक्स लगाया? द आंसर इज नो। क्या कहीं लिखा है? नहीं, क्योंकि कैपिटल रिसीट को एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट है। यानी मेरे से कोई पूछे कि यार आपने गाड़ी बेची है, इस पर टैक्स देना या नहीं देना, मगर नहीं देना। क्यों? क्योंकि लॉ ने टैक्स नहीं लगाया हुआ। जब लॉ ये कह देगा कि जनाब आपने अपनी गाड़ी जो बेची है, मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है कि जी इसके ऊपर मैं इसको बेचता हूँ, क्या इसके ऊपर टैक्स है? मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? ये मेरा पर्सनल है, मैंने इसको रेवेन्यू के लिए नहीं रखा ना। हाँ, अगर मैं मोबाइल्स का कारोबार करता हूँ तो ये मेरी रेवेन्यू रिसीट है। ये क्या है मेरी? इसको टैक्स, इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा। क्या है कि इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा लॉ में, इसको टैक्स लगाने के लिए लॉ में लिखना पड़ेगा। ये पहले फर्क समझें आप, बेसिक। इसकी मिसाल, इसकी एग्जांपल, पेंशन। आपने एक जगह जॉब की, जॉब छोड़ दी है, पैसे मिल रहे हैं, ये आपके रेवेन्यू रिसीट है। लॉ में लिख दिया गया कि पेंशन एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो गई आपकी। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 41 कहता है एग्जेम्प्ट, लिख दिया गया ना। अगर ना लिखा होता तो टैक्सेबल होती। क्लियर? तो रेवेन्यू रिसीट्स को एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखा जाता है और कैपिटल रिसीट को टैक्स लगाने के लिए लिखा जाता है। ऐसे गिफ्ट पे टैक्स लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ बाद में पढ़ेंगे जाके। राइट, आपको टैक्स लग सकता है, किन कंडीशन में वो हम देखेंगे उसमें जाके। क्लियर? तो ये बेसिक प्रिंसिपल पहले आपने जहन में रखना है। अच्छा, यहां पर इसी तरह सेल्स टैक्स की अगर बात करें, यहां भी सेम यही मॉडल है। नहीं, इसकी यहां तक, इसका सेम यही मॉडल है। क्या मॉडल है? ऑल गुड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स एक्सेप्ट विच आर लिस्टेड अंडर 6th शेड्यूल। देखें, यहां हमारे लिए पास सेकंड शेड्यूल है, एक लॉ भी है लेकिन सेकंड शेड्यूल भी है।
हमारे ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा है जिसको शेड्यूल कहते हैं, उसके साथ अटैच है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्डिनेंस। यहाँ पर आइटम्स गिवन है, यहाँ पर जो है वो कहता है तमाम गुड्स, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या इस पे सेल्स टैक्स है, तो आप पूछेंगे सर क्या ये छठे शेड्यूल में लिखी हुई है, मैं कहता हूँ नहीं, तो आप कहेंगे इस पे टैक्स है। मैं कहता हूँ कि जनाब ये किताब है, राइट, इस पे टैक्स है कि नहीं है सेल्स टैक्स, आप कहते हैं सर क्या बुक्स 6 शेड्यूल में लिखी हुई है, मैं कहता हूँ हाँ लिखी हुई है, आप कहेंगे नहीं, फिर एग्जाम्प्ट है। यानी 6th शेड्यूल में इसका लिखना एग्जाम्प्ट कर देगा उसे, और बाद चीजें कंडीशनल एग्जाम्प्ट होती हैं, ठीक, बाद चीजें कंडीशनल एग्जाम्प्ट होंगी, उस पर शर्त के साथ होगा जी इस शर्त में अगर आप ये काम करेंगे तो एग्जाम्प्ट होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या लॉ ने कोई गुड्स की लिस्ट दी है जिसके ऊपर एग्जाम्पशन है कि जी ये एग्जाम्प्ट है? द आंसर इज नो, ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास शामिल, ऐसी कोई लिस्ट मौजूद नहीं। अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स होगी, सेम इधर भी। अब आते हैं इसके ऊपर, इसका क्या मॉडल है? इसमें उलट मॉडल है, इसमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है हमें जो सर्विसेज टैक्सेबल हैं, यहां लिस्ट दी गई है, ओके। इसका मतलब यह है कि वो सर्विसेज जो लिस्ट में शामिल नहीं होंगी वो ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो गई। सेम यही मॉडल यहां पर भी है, यहां पर भी हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि जनाब ये चीजें टैक्सेबल हैं, अंडरस्टैंड? तो एक सिमेट्री हमें नजर आ रही है, बन गई है या उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि इन दोनों किताबों के अंदर एक सिमेट्री है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू टैक्स एक्सेप्ट विच आर लिस्टेड अंडर सेकंड शेड्यूल, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल एक्सेप्ट विच आर लिस्टेड अंडर 6th शेड्यूल, और यहां पर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। इज इट क्लियर? ये एक बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया हमारी तीनों के। अभी मैं विजन सेट कर रहा हूं आपका कि पहुंचना कहां है, आपके जहन में एक आइडिया क्लियर हो जाए। क्या ये बात आपको समझ आ गई? इतनी बात में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सेल्स टैक्स की एनुअल टैक्सेशन होगी, उसकी सॉरी इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स और एफईडी की मंथली टैक्सेशन होगी। ये हमारा है, इसको टाइम फ्रेम हम इसके ऊपर लेकर चलेंगे। ठीक हो गया जी? अब आगे चलते हैं। अब हम शुरू करने लगे हैं इनकम टैक्स को प्रॉपर। देखिएगा, इनकम टैक्स जो है हमारा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसका पहले मैं सिस्टम आपको पूरा थ्रू आउट बताता हूं। देखें, दुनिया में कहीं पर भी टैक्स लगाया जाता है ना, तो सबसे पहले टाइमलाइन सेट की जाती है, ओपन नहीं रखी जाती। यानी आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के बाद आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो पाकिस्तान में क्या टाइमलाइन है? पाकिस्तान में क्या टाइम हमें दिया गया है कि जिसके बाद हमें टैक्स लगना चाहिए, और वो है 1 साल। ठीक है, सेक्शन 74 की मैं बात कर रहा हूं अभी। हमारा नॉर्मल टैक्स ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून को। ये हमारा एक टाइम फ्रेम है। लॉ कहता है जी आप सारा साल काम करें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, राइट? अच्छा, जब आप सारा साल काम करते हैं, अच्छा इसका असल ऑब्जेक्टिव टैक्स है, ये बात बस जहन में रखनी है, इसका असल ऑब्जेक्टिव टैक्स है, ये इसकी डेस्टिनेशन है, ये इसका विजन है, बाकी सारे मिशन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का विजन क्या है? टैक्स। इसको पैसा चाहिए, माल चाहिए, जायज नाजायज तरीके से, जैसे भी है, माल चाहिए, पैसा चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि वो आपको टाइम दिया जाएगा कि जनाब आप अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ तैयार कर लें। 30 सितंबर को जाके, मैं एग्जांपल अभी फिलहाल ले रहा हूं एक, आपने इस दौरान यहां पर जाके क्या करना है? अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल इनकम
आज एक नया लफ्ज़ बोला मैंने, इनकम और टैक्सेबल। क्या हर इनकम टैक्स एबल होती है? द आंसर इज नो। एग्रीकल्चरल इनकम इज योर इनकम बट नॉट टैक्स एबल, टैक्स के काबिल नहीं है। ये हमारा एक पॉइंट होगा। उस टैक्स एबल इनकम के ऊपर आप एक खास परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो आप टैक्स लाइबिलिटी तक पहुंचेंगे। भाई लाइबिलिटी क्यों कहा जा रहा है इसे? सवाल ये है, क्यों मेरी जिम्मेदारी है? आप एक घर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो घर का रेंट पे करते नहीं करते? इसको लाइबिलिटीज, जी स्टार्ट कर दिए, इसको लाइबिलिटी क्यों कहते हैं? क्यों मेरी जिम्मेदारी है? भाई मैं को ठेका लिया पाकिस्तान का, उसकी वजह देखें, जैसे आप घर इस्तेमाल करते उसका रेंट नहीं पे करते, इसी तरह आप एक मुल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ज़मीन को ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं सुना रहा, ये आगे जाके आपको जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम को समझने में मदद देगा। ये कि आप जैसे घर को इस्तेमाल करते हैं उसका रेंट पे करते हैं ना, तो यू आर यूजिंग दिस लैंड, आप इस घर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए लिहाजा आपने उसका क्या करना, टैक्स भी देना है। यू कैन से दैट टैक्स इज़ अ रेंट, जो आप इस ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपने इसका क्या देना है, रेंट पे करना है, राइट। ये आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। अब सवाल अगला फिर यहाँ पर आता है कि भाईजान ये जो टैक्स लाइबिलिटी है, क्या डिपार्टमेंट यहाँ पर पूरा साल आपको आज़ादी दे कि ठीक है जी साल के बाद मैं सब लोगों से मिलूंगा और उनसे पैसे ले लूँगा, तो इंशाल्लाह ले लें, फिर पैसे ले सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने एक सिलसिला चलाया हुआ है जिसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स रजीम। ये एक नया लफ्ज़ आ गया आपके पास, रजीम। रजीम चेंज हो गया जी, रजीम का लफ्ज़ आजकल बड़ा चल रहा है ना। रजीम क्या होता है? तरीक़ेकार, सिस्टम। ये लफ्ज़ बहुत यूज़ होना हमारे टैक्स में। नॉर्मल टैक्स रजीम, मिनिमम टैक्स रजीम, फाइनल टैक्स रजीम, ये सारे लफ्ज़। तो रजीम को पहले सुन लें कि रजीम ये है। अब इस रजीम के अंदर क्या किया जाता है, लोगों से एडवांस टैक्स लिया जाता है, यानी विदहोल्डिंग टैक्स, इसको समझ लें, एडवांस टैक्स भी इसको कहते हैं। इसका एक ही मतलब है, ये लोगों से लिया जाता है। क्यों? भाई उन्होंने बाद में पैसे नहीं देने, राइट, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। दिस इज नॉट योर टैक्स लाइबिलिटी, ये बात ज़हन में रखनी है। दिस इज द मिथ। लो टैक्स लगा दिया जी, गाड़ी पे टैक्स लगा दिया जनाब, बैंक पे टैक्स लगा दिया आपने, फलां जगह टैक्स, ये टैक्स नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। दिस इज नॉट टैक्स, ये टैक्स नहीं है, ये है आपका एडवांस टैक्स। इसकी आगे दो टाइप्स हैं इसकी। एक को हम एडवांस टैक्स कहते हैं, एक को हम डिडक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं, और एक को हम कलेक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसको डिडक्शन और कलेक्शन में ये टर्म्स हैं, देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारी वोकेबलरी डेवलप हो रही है। डिडक्शन ये है दोनों एडवांस ही, एडवांस या कलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या है? मुझे सैलरी मिली तो मेरी सैलरी में से उन्होंने टैक्स काट लिया, दिस इज डिडक्शन। मुझे डिविडेंड मिला, डिविडेंड में से उन्होंने टैक्स काट लिया, दिस इज डिडक्शन। अंडरस्टैंड? और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उसके साथ टैक्स लग के आ गया, दिस इज कलेक्शन। मैंने इंपोर्ट की, उसके साथ मुझे इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स देना पड़ा, दिस इज कलेक्शन। यानी जब आपको बिल चार्ज हो, उसमें इनकम टैक्स लगा हो, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो कलेक्टिवली इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? विदहोल्डिंग टैक्स। यू कैन से दैट विदहोल्डिंग टैक्स इज अ जनरल टर्म। विदहोल्डिंग टैक्स इज अ जनरल टर्म एंड डिडक्शन एंड कलेक्शन इज अ स्पेसिफिक टर्म। यानी मैं और आप, हम समझें कि हम इंसान हैं, लेकिन इसकी दो कैटेगरी हैं, मर्द और औरतें। इसके दरमियान में भी होती है एक। इस तरह टैक्स में भी कुछ दरमियान में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना मर्द होती हैं ना औरतें होती हैं, इनको सिर्फ एडवांस टैक्स कहते हैं। समझ आ गई ना मेरी बात की? तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा लॉ के ऊपर आते हैं, किताब के ऊपर आते हैं। किताब क्या कहती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा समझने वाली चीज़ है।
हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक फर्स्ट शेड्यूल है, क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। इस फर्स्ट शेड्यूल के आगे 4 हिस्से हैं। जैसे ही आपके दिमाग में आए फर्स्ट शेड्यूल तो फौरन समझ आए टैक्स रेट की बात होने लगी है, राइट? कि टैक्स रेट्स की बात चलने लगी है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? रेट्स। क्या है? टैक्स रेट्स दोनों रजीम्स के। अगर आप फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो आप इसकी बात कर रहे हैं। मजा आया ना? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 अगर पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये साल के एंड के ऊपर अप्लाई होने वाला है, ये इनकम के ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर अप्लाई होना है, राइट? लेकिन अगर इसके अलावा बाकी आप जो पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 3 आप देख रहे हैं और पार्ट 4 देखिए, एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है? तो आप अगर पार्ट 2, 3 और 4 को देख रहे हैं तो इट मींस आप विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम के अंदर घुसे हुए हैं। समझ आ रही है? मैं मिसाल देता हूं आपको छोटी सी। सैलरी के ऊपर एक मिसाल है। सैलरी के ऊपर आपका जो टैक्स कट रहा है, आप विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को इतना टैक्स काटेगा, ठीक है? लेकिन जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी को देखेगा ना तो वो इधर देख रहा है। वो किधर देख रहा है? इधर देख रहा है कि मैंने अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने जब गाड़ी खरीदी है तो मैं यहां पर हूं, मैंने टैक्स दिया, मैं यहां पर हूं। साल के बाद जब कारोबार कर लिया, मैंने इनकम कमा ली, तो मैं फिर यहां पर हूं। अब मुझे अपनी इनकम को टैक्स करते हुए पार्ट 1 के फर्स्ट शेड्यूल को देखना है। जिन लोगों ने टैक्स काटना है उन्होंने किसको देखना है? पार्ट 2, 3 और 4 को, कि हमने टैक्स कितना काटना है, कलेक्ट कितना करना है, डिडक्ट कितना करना है, वो इधर देख रहे होंगे। यू गॉट द पॉइंट? तो पार्ट 1 के अंदर कौन देख रहा होगा? साल के बाद कि मैंने, यानी आपके एग्जाम में जो आएगा ना सवाल कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, तो आप पार्ट 1 के रेट देख रहे होंगे। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई है? अब डिविडेंड आपको इधर भी मिलेगा, डिविडेंड इधर भी मिलेगा, दोनों जगह पर। आप कहेंगे सर इधर भी डिविडेंड लिखा हुआ है, इधर भी डिविडेंड लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। वे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वजह, राइट? कोई रिजीम चेंज हो गया जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई तब्दीली आ गई है? भाई ये जो आप देख रहे हैं ये कहा जा रहा है जिसको डिविडेंड मिला है, जिसको डिविडेंड मिला है कि तुमने कितना टैक्स दोगे साल के बाद, वो यहां पड़ा हुआ है। और यहां कौन है? जिसने डिविडेंड देना है या आपको मिलना है, तो आप देखेंगे मेरा कितना टैक्स कटेगा, यहां पर डिडक्ट कितना होगा, वो आप यहां देख रहे हैं। क्लियर हुई बात? एक शेड्यूल का मैंने बताया आपको कि शेड्यूल की क्या है। असल में हम सिस्टम को भी पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम के दौरान चूंकि कुछ टर्म्स आई थी तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। इस ओके? ये समझ आ गई? ये याद रहेगा कि पार्ट 1 के अंदर क्या है? लायबिलिटी। ये आगे आपके सवाल के लिए, बेसिक क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो लैंडमार्क बनने वाला, ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, कि शेड्यूल के पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 में जाके चीजें चेंज होंगी, क्वेश्चन क्लासिफाई होगा, उसको कैसे करना है। बात समझ आ गई? ये जो अच्छा, अब होगा क्या? जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें जाके आपका ये जो एडवांस टैक्स होगा ये माइनस करेंगे, यहां से क्या करेंगे? लेस विदहोल्डिंग टैक्स। तो यहां पर आपका टैक्स पेएबल भी आ जाएगा या रिफंडेबल भी आ सकता है। अंडरस्टैंड? अगर पेएबल है तो आप जमा करवा दें, रिफंडेबल है तो मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? ये आपकी, इस प्रोसीजर को हम एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम कहते हैं। नॉर्मल में है आप,
किस में है? नॉर्मल टैक्स में। एनटीआर बोलते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। लॉ में अगर कुछ नहीं बताया गया तो एनटीआर है। एनटीआर लिखने के लिए लॉ कहीं नहीं बताएगा कि एनटीआर है, जो यहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यानी अगर कुछ कहीं नहीं लिखा गया तो ये क्या है? एनटीआर। फाइनल के लिए बताना पड़ेगा, मिनिमम के लिए उसको बताना पड़ेगा। देखें अजम्पशन शुरू हो गई ना। पढ़ना कैसे? कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। क्यों? अजम्पशन है लॉ की। एक पेपर की अजम्पशन आएंगी, एक है अभी लॉ की अजम्पशंस आ रही हैं। उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है? अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? टैक्स डिपार्टमेंट को। उसको कहते हैं टैक्स रिटर्न। यहां पर आप क्या करेंगे? टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। इसको रिटर्न क्यों कहते हैं? कहानियां हैं बस, मैं जो भी सुना दूं आप सुन लेंगे। बस इसका उस कागज का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम टैक्स रिटर्न है जो आपने जमा करवानी। जब आप ये जमा करवा देंगे उसके बाद डिपार्टमेंट के बॉल जो कोर्ट है उसके कोर्ट में बॉल आ जाएगी, वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। और अगर उसने आपकी ये बात मनो अन मान ली तो उसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, नॉर्मल असेसमेंट कह लें। लेकिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो नॉर्मल नहीं होगी, कोई और तरह की असेसमेंट होगी। ये अगली स्टेज आ गई। इसके बाद आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, राइट। और अगर अपील में जाके भी आपका गुजारा नहीं हुआ तो फिर आपके रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो कुछ मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। हर कहानी इसके अंदर बताई गई है। ये टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहां तक पहुंचेंगे कैसे, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीकेकार होगा, कौन विदहोल्डिंग एजेंट होगा, कब करेगा, किस वक्त करेगा, कितना करेगा, कहां जमा करवाएगा, नहीं करवाएगा तो क्या होगा, सारी कहानियां लिखी हुई हैं। ये पेएबल आएगा तो कैसे पे करेंगे, रिफंडेबल आएगा तो कैसे रिफंड होगा, ये आपने रिटर्न किस टाइम पे जमा करवानी है, किसने कब करवानी है, तरीकेकार क्या होगा, राइट। आपकी असेसमेंट है, कमिश्नर क्या कर सकता है, किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, उसके पास टाइम फ्रेम क्या है, कब तक इसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास क्या प्रोविजंस हैं, आप इसके अगेंस्ट कहाँ अपील में जा सकते हैं, कमिश्नर आपके खिलाफ कहाँ अपील में जा सकता है, आपकी रिकवरी कैसे हो सकती है। ये सारी कहानियाँ, कौन से रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड्स कौन कौन से होंगे, सब स्टोरियाँ इधर लिखी हुई हैं। एफबीआर के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस हैं, वो सारी कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। रेजिडेंट किसको कहते हैं, वो कैसे टैक्स देगा, नॉन रेजिडेंट किसको कहते हैं, वो कैसे टैक्स देगा, ये सारी कहानियां यहां लिखी हुई हैं। अंडरस्टैंड। अब आते हैं अपने जरा दोबारा सिलेबस के ऊपर कि हमारा जो टैक्स ईयर है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। रेज कर दूं ये, यू वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब बात करने लगे हैं कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जुलाई 21 से लेके जून 22 तक हुआ है। आखिरी महीने के फर्स्ट वीक के अंदर हमारा बजट प्रिपेयर होगा और बिल आ जाएगा, प्रपोजल आ जाएगी, असेंबली में पेश होगा, गालम गलोच होगा, सारा कुछ जो भी चलना है। ये चलने के बाद लास्ट वीक के अंदर इसकी अप्रूवल हो जाएगी। जब ये अप्रूव होगा तो इसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2022। और नॉर्मली ये प्रोस्पेक्टिव चलता है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी, जो आइंदा हमारा साल आने वाला है 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 2023 तक, इसकी जो ये लिखा गया है ये एप्लीकेशन होगी, इसको अपडेट कर दिया जाएगा। इसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट। जब तक ये बिल रहेगा आप इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकते। जब तक ये अप्रूवल नहीं हो जाती, इसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देता, आपका ये फाइनेंस एक्ट नहीं बनेगा, इसकी एनेक्टमेंट स्टार्ट नहीं होगी। बहुत कम प्रोविजंस होती हैं जो पिछले साल के ऊपर लग जाती हैं
और वो बहुत ज़्यादती होती है। ये बेसिक जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है उसके खिलाफ है। यानी आइंदा जो लगना है वो पता होना चाहिए, यानी अब जो हमारे पास फाइनेंस एक्ट मौजूद है उसका पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड कि भी आइंदा ये होगा, आइंदा हम सैलरी पे इतना टैक्स काटेंगे, गाड़ियों पे इतना टैक्स लगेगा, एफईडी इतनी लगेगी, सेल्स टैक्स इतना, हर चीज़ आइंदा के लिए पता होनी चाहिए। जो लोग कर चुके हुए हैं उसके ऊपर जाके रिट्रोस्पेक्टिवली आपने टैक्स लगाना, ये ज्यादती है। ऐसा जो है वो सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये समझ आ गई? अच्छा, फाइनेंस एक्ट के अलावा अगर साल के दौरान कोई चेंज करना पड़े ऑर्डिनेंस के अंदर तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। इनको एसआरओज भी कहते हैं, नोटिफिकेशन या एसआरओज भी कहते हैं, ये आते हैं। जब आपको पता चले एक नया एसआरओ आ गया है, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि लॉ के अंदर कोई चेंज आई है। ये बहुत इसके ऊपर शोर मचा हुआ है कि जी एसआरओज बंद करें, ये बैकडोर्स हैं, ये गलत है कि पता ही नहीं चलता कि आप कुछ कोई कार्रवाई डाल देते हैं, इसको बंद करें। बहरहाल अभी तक इन्होंने इसको बंद नहीं किया हुआ। अब सुनिएगा इसका मैं क्यों बता रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अभी तक हमारे पास 1991 के एसआरओ चलते आ रहे हैं। अगर कोई एसआरओ हमारे बेसिक लॉ से टकरा जाएगा तो एसआरओ की एनेक्टमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एसआरओ चलता आ रहा है और हमारे कानून के साथ टकरा नहीं रहा बल्कि उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो इसकी एनेक्टमेंट आज भी होगी। समझ आ रही है? इसलिए आपकी किताब में जगह जगह एसआरओ लिखा होगा कि ये एसआरओ फलां के अकॉर्डिंगली हमने किया, ये एसआरओ फलां की अकॉर्डिंगली किया है। तो स्टूडेंट पूछता है सर कि ये तो ऑर्डिनेंस आ चुका हुआ है, ये तो 1991 की कहानी है, अब क्या करें? तो हम कहते हैं उसके साथ टकरा नहीं रहा, इसकी इनेक्टमेंट हो रही है। अच्छा, बहुत सारे एसआरओ ऐसे होते हैं जो अगला बिल आएगा उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, फिर उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। बाज़ औक़ात वो भूल भी जाते हैं, निकाल दे। एक वर्ड होता है सर्कुलर। ये सर्कुलर जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, डिपार्टमेंट वर्सेस तो फिर सर्कुलर इशू किया जाता है। इसमें अक्सर कानून नहीं होता, अक्सर इसमें गाइडलाइंस होती हैं। अक्सर इसमें क्या होती हैं? गाइडलाइंस। मिसाल मैं देता हूं आपको, एक एसआरओ है, उसमें यह बताया गया कि जब आप टैक्स क्रेडिट्स को माइनस करेंगे तो इस तरतीब से करेंगे। तो असल में वो लॉ की ही एक्सप्लेनेशन थी, वो इसी को क्या कर रहा था? एक्सप्लेन कर रहा था। इन तरीक़ेकार बता दिया गया। इसी तरह अगर कस्टम वालों को ये कहना है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर आपने लोगों को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना, उनका टैक्स इतना काट के हमें जमा करवाना है, तो लिखा तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन एक इंस्ट्रक्शंस पास की जा रही हैं टैक्स डिपार्टमेंट से कस्टम डिपार्टमेंट को, तो सर्कुलर आएगा। लॉ में चेंज आएगी तो क्या आएगा? एसआरओ आएगा। कोई समझ आ रही? राइट। इसी तरह हमारे पास एक किताब है इनकम टैक्स रूल्स। (2002) ये क्या बला है? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? कोई बता सकता है ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? वर्ड यूज होने और हमारा ओपन बुक एग्जाम होना है, तो हमें जब तक यही नहीं पता होगा जो किताब है उसका है क्या, उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, तो मैं तो बस फिर पढ़ ही जा रहा हूँ। पेपर भी पास हो जाएगा लेकिन समझ नहीं आएगी क्या है हुआ। एक बहुत सीनियर आदमी थे तो मैंने उनसे एक दफ़ा ये बात पूछी कि सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नोटिफिकेशन, एसआरओस, सर्कुलर्स, ये क्या है? उन्होंने कहा मुझे पता है बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। राइट। तो पहले हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए। इनकम टैक्स रूल्स असल में हमारे ऑर्डिनेंस की एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे आपके नोट्स टू द अकाउंट नहीं होते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 18, आप 18 में जाके देखते हैं। इसी तरह समझ लें कि ये इसके नोट्स टू द अकाउंट हैं। मसलन यहां लिखा हुआ है कि एक शख्स अगर पाकिस्तान में इतने दिन ठहरेगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। दिन कैसे काउंट करने हैं?
इधर आ जाएं, रूल्स में लिखा हुआ है। ऑर्डिनेंस में ये बात लिखी है कि सैलरी में शामिल है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परकोजेट्स, ये वो कैसे कैलकुलेट करने हैं रूल्स में। गाड़ी की कैलकुलेशन ऐसे होगी, राइट। इस सारी चीज़ों की आगे एक्सप्लेनेशन गिवन है। अकोमोडेशन को ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो क्या हर ऑर्डिनेंस के हर सेक्शन के आगे रूल्स मौजूद हैं? द आंसर इज नो। बहुत सारी आपको प्रोविजन मिलेंगी जिनके रूल्स मौजूद नहीं हैं। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां रूल्स मौजूद होते हैं। आप कह सकते हैं सर अगर इसमें और इसमें फड्डा पड़ गया तो क्या करेंगे? तो फिर इसको फॉलो किया जाएगा। आप कहते हैं सर अगर ऑर्डिनेंस में और शेड्यूल में कोई मसला आ गया तो फिर ऑर्डिनेंस को फॉलो किया जाएगा। तो प्रायोरिटी किसकी है? ऑर्डिनेंस की, फिर शेड्यूल, फिर रूल्स। इस तरह से होगा ये। अंडरस्टैंड? ये हमारी सारी ये चीजें चलेंगी। इस क्लियर? ये आपको मैंने बता दिया। तो अब हमारा जो एग्जाम है उसके लिए हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2023, 2023 के लिए हम काम करेंगे। तो हमारे ऊपर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? दिस वन, जो आ चुका हुआ है अभी, जो रिसेंटली हमारे पास आया वो ये वाला है। अंडरस्टैंड? उसकी हम एप्लीकेशन यहाँ पर वो करेंगे। बेटा सर बंद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, मैंने आपके सामने 3 चीज़ें लिखी हैं। इसका पार्ट 1 है प्रोफाइल, राइट। नंबर 2 इसका पार्ट है टैक्सेबल इनकम, और नंबर 3 है इसका टैक्स। देखिए हमारी जो टैक्स रिटर्न है जो हम FBR को जमा करवाते हैं उसके भी तकरीबन यही हिस्से होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने वहीं पहुंचना है ना। पहले मैं कौन हूं, अपना इंट्रोडक्शन दें। आपने कमाया क्या है, उसके ऊपर कितना टैक्स है, और आपने दे कितना दिया है और देना कितना है। ये सिंपल से ये सवाल हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन हो, कंपनी का क्वेश्चन हो, हमारा यही फॉर्मेट रहेगा। हम तमाम क्वेश्चन को इसी टेम्पलेट के ऊपर रखेंगे। यू कैन से दैट दिस इज द फ्रेमवर्क। ये हमारा क्या है? एक फ्रेमवर्क है। पहली चीज है पर्सनल स्टेटस, कि आप कौन हैं, राइट। तो पर्सन से क्या मुराद है? पर्सन से मुराद ये है कि आप इंडिविजुअल हैं। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देने लगा हूं। या आप पार्टनरशिप फर्म यानी AOP हैं, या आप कंपनी है, और तीसरी इसकी है फेडरल गवर्नमेंट। एक डेफिनेशन ये भी लॉ में लिखी हुई है कि व्हाट इज मेंट बाय पर्सन। क्यों भाई? अगर आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी हैं तो आपका यहां पर इंपैक्ट आएगा, आपको टैक्स जो है वो डिफरेंट लगेगा। इसलिए पर्सन के चेंज होने से टैक्स रेट्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रेट्स कहाँ लिखे हुए हैं? शेड्यूल 1 में। ये कहाँ लिखा हुआ है? लॉ में लिखा हुआ है। इसी तरह इंडिविजुअल को लॉ ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सैलरीड और नॉन सैलरीड के, राइट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल में चेंज करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स के रूल जो है वो चेंज हो सकते हैं। कंपनी का एक ही फ्लैट रेट है, उसके ऊपर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल नहीं है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा आपको ताकि आपके जहन में एक इमेज बन जाए कि ये सर करवाने जा रहे हैं। इसी तरह आपके जो रेजिडेंशियल स्टेटस हैं, आपका जो पर्सन होता है वो या रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी इनकम 2 तरह की है, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। अगर आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको पाकिस्तान में अपनी इनकम पे टैक्स देना है, और अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर आपको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स देना है। बस एक चीज़ जहन में बिठा लें कि जब दिमाग में फॉरेन सोर्स इनकम आए तो रेजिडेंट आना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट पुट्ठा सोचते हैं, इसके ऊपर उलट सोचना शुरू कर देते हैं। वो फॉरेन सोर्स इनकम के साथ नॉन रेजिडेंट को सोचते हैं। ये उलट का गलत काम है। फॉरेन सोर्स इनकम के साथ किसको सोचना है? कुछ चीजें पल्ले बांध लेनी है कि यार ये सर ने कहा है, ये पक्की है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखें, ईमान जितना मजबूत होगा ना उतनी आसानी से आप न्यूमेरिकल करेंगे।
ईमान जितना कमज़ोर होगा न्यूमेरिकल भी उतना वीक होगा। एग्जामिनर आपको ऐसी ऐसी लाइनें देगा एग्जाम के अंदर जिनका उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। देखें ना, आप ऑफिस में गए हैं, आप अकेले हैं, ऑफिस में बड़ी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो आप चोरी कर सकते हैं। शैतान आपको कहेगा ना ये भी पकड़ो ये भी पकड़ो, वो नहीं पकड़नी है आपने, आप अपना ही बैग उठा के आएंगे ना बाहर। ऐसे ऐसे ही आपने पास होना है कि ईमान जितना टैक्स के ऊपर आपका मजबूत होगा तो आपको पता होगा यार ये वाली जो लाइन है ना, ये फिगर मेरे लिए इररेलेवेंट है, इसको नहीं देखना। ठीक है, तो ये आपके ईमान का हिस्सा है कि फॉरेन सोर्स इनकम के साथ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को कभी नहीं सोचना। जब फॉरेन सोर्स इनकम का आए तो फॉरेन किसको सोचना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, टैक्स ईयर हमारे 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। ये आपके लेवल पे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो आपसे ये पूछेगा बताएं नॉर्मल स्पेशल टैक्स क्या होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको ज़रूर, सेक्शन 74 को भी देखेंगे। उसके बाद आती है इनकम। तो पहला स्टेप होता है हमारा एग्जाम में टोटल इनकम तक पहुंचना। टोटल इनकम से क्या मुराद है? टोटल इनकम से मुराद है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम। पाकिस्तान में आप जो कुछ कमा रहे हैं आपको इन्हीं 5 हेड्स में से कहीं डालना है, छठा हेड कोई नहीं है। 5 हेड्स क्यों हैं? क्योंकि 5 उंगलियां हैं, इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। सैलरी हमारी जो एम्प्लॉयमेंट से आती है, सैलरी में सिर्फ बेनिफिट्स होंगे, कोई एक्सपेंस नहीं होता। देखें एग्जाम में क्या मिलेगा, एक है कानून का पढ़ना। देखें सवाल 2 चीजें सोचनी, हमेशा 2 चीजें सोचनी है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये चीज एग्जाम में कैसे आएगा। जब आप इसको फोकस कर लेंगे ना, पेपर निकल जाएगा। सिर्फ पढ़ ही जाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि मुझे मिलना क्या है, तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सैलरी, आपको एग्जाम में सैलरी मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है, टैक्सेबल सैलरी में। किस में कन्वर्ट करना है? तो यहां जो आपकी फिगर आएगी वो टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको ये सारा डेटा जो एग्जाम में मिलेगा ये नॉर्मल मिलेगा, आपने किस में कन्वर्ट करना, उसको टैक्सेबल में। इसी तरह जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एक मिसाल समझ लें कि अगर लैंड और बिल्डिंग से रेंट आता है तो वो यहां आएगा। ठीक है, इसका मॉडल हमारा जो है वो है चार्जेबल रेंट, CR फिलहाल लिख लें, माइनस एक्सपेंसेस। सैलरी में ये मॉडल नहीं है, मॉडलिंग कर रहा हूं। क्या मिलना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, ये चीज। बिजनेस इनकम में आपको रेवेन्यू या सेल माइनस एक्सपेंसेस मिलेंगे। कैपिटल गेन में आपको सेल प्राइस मिलेगी माइनस कॉस्ट, यहां ये मॉडल चलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको इनकम माइनस एक्सपेंसेस कुछ मिलेंगे। यानी जिस कमरे में घुसना है उसके पहले डेकोरम का भी तो पता होना चाहिए ना, राइट। आपके घर में रूम्स होते हैं ना, ड्राइंग रूम के अलग माहौल होता है, डाइनिंग हॉल का अलग डेकोरम होता है, बेडरूम का, वॉशरूम का होता है ना। इस तरह ये 5 रूम्स हैं, हर रूम का हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो डेटा मिलेगा उसको मैंने किस तरीके से टैक्सेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक, सैलरी हो गई। देखें अगर कोई चीज, कोई भी इनकम जिसका ताल्लुक इमूवेबल के साथ नहीं है ना, आपने इस हेड के ऊपर नहीं सोचना। मैं मोटी मोटी चीजें भी बता रहा हूं। अगर कोई इनकम आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड नहीं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जहन में नहीं आनी चाहिए। यानी यहां प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये मूवेबल है तो इस हेड के ऊपर नहीं सोचना आपने। ठीक हो गया? अच्छा,
अगर कोई चीज बिक रही है, बिक गई है, क्या हुआ? डिस्पोजल, बार बार कह रहा हूं डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल हुई है तो आपने इन तीनों हेड का नहीं सोचना। एग्जाम में हो कि उसने चीज बेच दी, डिस्पोज ऑफ हो गई, तो आपका रुझान नॉर्मली किस तरफ जाना चाहिए? इन दोनों हेड्स के ऊपर जाना चाहिए कि या ये कैपिटल गेन में जाना है या ये बिजनेस में जाना है। आसान हो गया ना भाई, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ना। क्लियर हो गई? ठीक हो गया। बिजनेस में क्या चीज होती है, एसेट्स कौन से होते हैं? सोचें जरा। देखें, मैं आपको जादू करने लगा हूं अभी, आसान हो जाएगा काम सारा ही। बिजनेस में क्या चीजें होती हैं, एसेट्स कौन कौन से होते हैं, आप मुझे बताएं। दो ही तरह के होते हैं ना भाई, एक तो वो चीजें जो बेचनी है आपने, और दूसरे एसेट्स होते हैं। ये तीसरी चीज तो नहीं होती, यही एसेट्स होते हैं ना। देखें, आपके पास स्टॉक है प्लस अदर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ऑफिस, बिल्डिंग, फर्नीचर, एयर कंडीशन, चेयर, यही होंगी ना। आसान हो गया। बिजनेस का कोई भी एसेट बिके, वो रीसेल के लिए लिया हो या यूज के लिए लिया हो, जब भी बिकेगा हमेशा बिजनेस ही आएगा। जब भी बिकेगा तो क्या आएगा? मास वाए प्लॉट के, मास वाए प्लॉट के। आसान हो गया। मैं सोचें, अब मैं एयर कंडीशन का काम करता हूं, मैंने एयर कंडीशन बेच दिया, बिजनेस इनकम, राइट। मैं चेयर्स का कारोबार करता हूं, मैंने चेयर्स बेच दी, बिजनेस इनकम। मैंने ऑफिस के लिए एयर कंडीशन लगवाया हुआ था, वो मैंने बेच दिया, पुराना हो गया, बेच दिया, बिजनेस इनकम। ऑफिस की बिल्डिंग बेच दी, बिजनेस इनकम। ऑफिस बेच दिया, बिल्डिंग बिजनेस इनकम। गाड़ी बेच दी ऑफिस की, बिजनेस इनकम। आसान हो गई। ठीक है। हाँ, प्लॉट था, कोई प्लॉट बेच दिया तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल गेन में, इधर आएगा नीचे। अब बस इसमें से बाकी सिर्फ मुश्किल रह ही नहीं जाएगा आपका। एक रियल एस्टेट का भाई साहब कारोबार करते हैं, उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है रीसेल करने के लिए, तो क्या है? बिजनेस इनकम। एक साहब प्लॉट बेचते हैं, क्या है? बिजनेस इनकम। उनका स्टॉक इन ट्रेड है ना। वो जिंदगी आसान होगी ना, सीधा हो गया। हाँ, मैंने क्या कहा, ये क्रॉस देखें, गलती होगी ना। मैंने कहा कि अगर कोई एसेट बिकेगा तो आपने इन तीनों चीजों के ऊपर नहीं सोचना, आपने इसका सोच लिया, खराब हो गया ना काम कि नहीं। मैंने क्या कहा? बिकने का नहीं सोचना। दो चीजें हैं, इनका सवाल यह है कि ये तो इसमें जाना चाहिए, प्रॉपर्टी से मुराद तो ये है। दो चीजें हमेशा याद रखें। असल में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई सवाल करे इसके ऊपर। एक होता है उस चीज से इनकम जनरेट होना, एक होता है उस चीज को बेच के इनकम जनरेट होना, ये दो अलग चीजें हैं। शेयर्स का बिक जाना, ये दुनिया अलग है। शेयर से डिविडेंड मिलना, ये दुनिया अलग है। घर से रेंट का आना, ये अलग दुनिया है। घर का बिक जाना, ये अलग दुनिया है। डायमेंशन ही चेंज हो गई। समझ आ रही है? क्लियर हुई ना? तो ईमान की मजबूती होनी चाहिए। ठीक हो गया। बेचने का इधर सोचना है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब सोचें, बिजनेस के तमाम एसेट्स निकाल दें, क्या बचा? प्लॉट बच गया, इधर आ जाएं, बिक गया, ठीक है। और सोचें, ज्वेलरी, इधर आ जाएं, शेयर्स, इधर आ जाएं, राइट। तो बाकी एसेट किधर आ जाएंगे? अगर तो वो पर्सनल एसेट्स हैं, या तो कैपिटल एसेट होंगे, तो या वो एग्जाम्प्ट होंगे, कैपिटल रिसीट में चले जाएंगे, राइट। तो एसेट तो आपके यही होंगे, या इधर होंगे या इधर होंगे। शेयर्स बिक गए, इधर आ गए। शेयर से डिविडेंड मिल गया, इधर आ गया, राइट। सर्टिफिकेट बेच दिए आपने, डिबेंचर, इधर आ गए। डिबेंचर से प्रॉफिट मिल गया, इधर आ गया। दोबारा सुनिएगा, सैलरी एम्प्लॉयमेंट से पैसे मिले, इधर आ गए। लैंड और बिल्डिंग से इनकम जनरेट हुई, इधर आ गई।
रेंट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इधर भी आती हैं। बिजनेस जो आप कारोबार कर रहे हैं वो इधर आ गया। कैपिटल एसेट्स इधर आ गए, मिसाल दी है मैंने आपको, शेयर्स, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, फर्स्ट डे कवर, पढ़ेंगे आगे। अगर कोई आइटम इधर नहीं आती तो वो इधर आएगी, हमारे पास इधर आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब अगला सवाल सुनिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई शख्स यहां अपनी इनकम लिख रहा हो, उसको दूसरा यहां लिख रहा हो? कोई यहां लिख रहा है तो कोई इसको यहां लिख रहा है, ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज यस। कैसे? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी पे मिल रही है, मिसाल दे रहा हूं, तो मैं सैलरी में लिखूंगा। एक शख्स कारोबार कर रहा है, उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया हुआ है, जैसे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं, ये मेरा वेंचर है, राइट? तो मेरी ये सैलरी नहीं है। यानी लेक्चर देना ये फैसला नहीं करेगा कि लेक्चर की इधर आना है पे, वो डिपेंड करता है मोड क्या है। अगर तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में है तो आप उसको इधर लिखेंगे, फिर तो आप माइनस नहीं कर सकते एक्सपेंसेस। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आप आते जाते हैं, उसमें जो ना आप खर्चा भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, खाना खाते हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, तो आप लॉ कहता भी नहीं, जो मिल रहा है यहाँ लिख दो, उसका तरीक़ेकार और है। लेकिन अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो पे नहीं है आपकी, आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस है आपका, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, फिर एक्सपेंसेस भी फर्क। तो लेक्चर देना सैलरी नहीं है, डिपेंड करता है मॉडल क्या था, कॉन्ट्रैक्चुअल है या वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, उससे चेंज होगा। अगली बात पे आ जाएं, मैं प्लॉट बेचता हूं, मैं इधर लिखूंगा। एक रियल एस्टेट वाला प्लॉट बेचता है, वो इधर लिखेगा। ठीक हो गया? अच्छा, डिविडेंड बैंक को मिलता है, वो बिजनेस में लिखेगा। मेरे लिए ना ये है ना ये है ना ये है ना, मैं इधर लिखूंगा। बैंक को प्रॉफिट मिल रहा है, वो इधर लिखेगा, मैं इधर लिखूंगा। ज्वेलरी मैं बेचता हूं, इधर लिखूंगा। एक ज्वेलर इधर लिखेगा। इससे भी पता चला कि मॉडल चेंज होगा। दोबारा आइएगा, कोई चीज बिक रही हो तो आपने इन दोनों के ऊपर फोकस रखना है। एक्सेप्शन कहीं हो सकती है, मैं उसकी कोई बात नहीं कह नहीं सकता, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? बिजनेस का कोई भी एसेट बिकेगा मास वाई प्लॉट के, जो डिप्रिसिएबल नहीं है। हर एसेट का सोचना आपने इधर ही है। जितना क्लियर सोचते जाएंगे उतनी आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी, उतने आप फर्म होंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता जाएगा। यहां तक आ जाएं। हर सवाल में हमेशा पहुंचना कि मैंने टोटल इनकम तक पहुंचना है। ये जो बात मुझे बताई जा रही है, इसका ताल्लुक इनकम के साथ है कि नहीं है, राइट? जो स्टूडेंट ये डिसाइड कर लेता है ना कि ये जो बात मैं पढ़ रहा हूं ये इनकम की है, ये वाली बात टैक्स की है, उसका आधा मसला तो वैसे ही हल हो जाता है, सवाल के अंदर क्वेश्चन वैसे ही हल हो जाता है। उसके बाद आ जाए डिडक्शन जो है। देखिएगा इधर एक सेपरेट ब्लॉक होगी। सेपरेट ब्लॉक कहते किसको हैं? कुछ लॉ ने ऐसी इनकम डिसाइड की हुई हैं जिसके अलग टैक्स रेट्स हैं। क्या है उसके? कहां मिलेंगे? फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में। अगर आपको पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में कोई रेट्स मिल जाएं तो आप समझ जाएं कि ये रेट्स क्या हैं। ये देखें, बताता हूं। एक आपको रेट्स मिलेंगे सैलरीड और नॉन सैलरीड के, एक मिलेंगे कंपनी के। इसके अलावा जो रेट्स सेपरेट ब्लॉक के हैं। जिंदगी आसान होगी कि नहीं? यस हो गया ना? मजा आया? सैलरीड, नॉन सैलरीड और इसके रेट्स अगर निकालते हैं, उसके बाद जो आपको रेट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। उसके आगे जो आपको रेट्स मिलेंगे ना पार्ट 1 के अंदर, वो समझ जाएंगे ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम है जिसके रेट्स मुझे दिए जा रहे हैं। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की बात नहीं कर रहा, वो तो एडवांस टैक्स है। अंडरस्टैंड? अब सुनिएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेट, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं एक एट अ ग्लैंस आपके बात कर रहा हूं। जब भी सेपरेट ब्लॉक दिमाग में आए ना, तो अक्सर 3 चीजें सोचा करें कि पहले मैंने उसको ऐड करना है एज पर एग्जामिनर रूटीन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं आपको जो बात भी करूंगा थ्योरेटिकली बात करूंगा, प्रैक्टिकली मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मुझे आपका पेपर पास करवाना है इंशाल्लाह।
पहले उसको ऐड करना है, फिर उसको क्या करना है, लेस करना है, और फिर उसका टैक्स ऐड करना है। समझ आ गई? दो बातें याद रखनी है। यहां सेपरेट ब्लॉक को पूरी को ऐड नहीं कर देना, यहां उस सेपरेट ब्लॉक का टैक्स, क्योंकि ये टैक्स वाला कॉलम है, यहां गलती नहीं करनी। दोबारा, ये कौन सा है, टैक्स, ऊपर लिखा हुआ है टैक्स, तो यहां हर चीज टैक्स टैक्स ही आनी चाहिए। यहां इनकम वाली चीज, ज़कात वाली कोई चीज नहीं करनी। यहां कभी जिंदगी में टैक्स माइनस नहीं करना, बेशक वो सेपरेट ब्लॉक हो, बेशक वो फाइनल की इनकम हो, टैक्स कभी यहां से नहीं माइनस करना। माइनस हुआ हो तो दोबारा उसको ऐड करना है। टैक्स कभी माइनस नहीं होगा आपकी किसी इनकम में से भी, ये बात याद रखें। सीधा हो गया ना काम? मैं फ्रेमवर्क आपका तैयार कर रहा हूं आज। ज़कात माइनस कर दें, घर के लिए लोन लिया हुआ उसके इंटरेस्ट माइनस कर दें, सेपरेट ब्लॉक को टैक्स एबल इनकम तक पहुंच गए। पेपर करते हुए 2-4 गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पास पेपर दिखा देता हूं। कौन सा पास पेपर है जिसमें गलतियां नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर किसी शख्स ने पूरा महीना 10 दिन लगा के सोल्यूशन बनाया, उससे गलतियां हो गई हैं, तो आप तो 3 घंटे में वही काम कर रहे हैं। इससे चौड़ नहीं होना, कोई बात नहीं, गलतियां करके ही आनी मैंने। अंडरस्टैंड? हो सकती हैं गलतियां, कोई इसमें मजायके की बात, लेकिन आपका रुझान ठीक होना चाहिए, काम करने का पैटर्न, टोटल इनकम तक पहुंचना। यार मैंने ये जो मैं इनकम की बात कर रहा हूं, ये किस हेड की इनकम है? हेड लाजमी लिखिएगा एग्जाम के अंदर। हेड के बगैर आपने कोई काम नहीं करना। हेड के बगैर होता ही क्या है, सरकटा इंसान कौन होगा? कोई भी नहीं। तो हेड जरूर लिखें, हेड समझते ना, हेड ऑफ इनकम, वो लाजमी लिखें। टैक्सेबल इनकम तक आ गए, टैक्स में पहुंच गए, क्रेडिट्स आएंगे वो माइनस करें, कोई रिवर्सल है उसको भी डालने। फिर उसके बाद अच्छा, आपकी मिनिमम टैक्स रजीम इधर आएगी। मैं आपको भी थोड़ा सा बता दूं, चलें, आपकी जो मिनिमम की एप्लीकेशन आनी है ना, मिनिमम टैक्स की, लफ्ज़ सुना होगा आपने, मिनिमम टैक्स, वो इधर आएगा। ऐड कर दें सेपरेट ब्लॉक, क्या कर दें, सेपरेट ब्लॉक, एडवांस टैक्स। यहां एक बात नोट कीजिएगा, ये सारे का सारा टैक्स सिर्फ वही होना चाहिए जो पाकिस्तान में आपने पे किया है। कभी भी यहां वो टैक्स नहीं लिखना जो आपने पाकिस्तान से बाहर पे किया। ये बात ज़हन में उठा कर रखिएगा। मोटी मोटी चीजें देखिए, हम एडवांस लेवल की गलती हो जाए कुछ कोई मसला नहीं है, बेसिक नहीं गलती होनी चाहिए। यहां कभी जिंदगी में याद रखें क्या है कि यहां बाहर का टैक्स नहीं कभी लिखना, और पाकिस्तान का सारा ही टैक्स लिख देना है। जितना भी आपको क्वेश्चन में टैक्स गिवन होगा, सेपरेट ब्लॉक का है, एडवांस है, डिडक्शन है, कलेक्शन है, हर तरह का टैक्स आपने, इनकम टैक्स यहां लिख देना है, वो माइनस करना सारे का सारा ही। फिर पेएबल आ जाए या रिफंडेबल आ जाए, कोई मसला नहीं है। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? ये एक मैंने आपके सामने एक पूरी फ्रेमवर्क, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि पहुंचना कहां पर है। राइट? आपकी किताब का ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये आपका है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ठीक है। इसके मैं आपको लेक्चर दूंगा, लिंक दे दूंगा मैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ नहीं रहा आपके लेवल के ऊपर। इसका एक क्वेश्चन दूंगा आपको, ताकि हम छोड़ें कुछ ना, हम इसको कर गुजरें, क्योंकि ये कैफ लेवल पे बहुत आया हुआ है, अब यहाँ वो टेस्ट नहीं कर रहा, तो हम इसकी बजाय अपना टाइम किसी और जगह लगाएंगे। लेकिन ये लेक्चर मैं आपको दे दूंगा इसके। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो इधर है, आपका चैप्टर नंबर 8 ये है, 9 ये है। ये जो दोनों चीजें हैं ना जो माइनस हो रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपके चैप्टर नंबर 2 में है, जो इनकम को कम कर रही हैं और जो टैक्स को कम कर रही हैं। दोनों खालिद साहब ने एक ही चैप्टर में डाल दी हैं। इनकम को जो चीजें कम कर रही हैं और दूसरी जो टैक्स को कम कर रही हैं, दोनों एक चैप्टर में मौजूद हैं। अंडरस्टैंड? यहां बिजनेस के अंदर आके ये असल में आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन यहां मैं आपको क्या करूंगा, मैं अपने नोट्स दूंगा आपको। आपने सिर्फ उन नोट्स को, वो 10-12 पेजेस हैं या 15 पेजेस होंगे, जितने भी हैं, बहरहाल
वही करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये 5-6 चैप्टर सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? इसकी मैं आपको समरी भी दे दूंगा इसकी, और प्लस चैप्टर 2 के साथ हम इसको कर भी लेंगे। अंडरस्टैंड? ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये बात याद रखें, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है एडवांस टैक्स का। इसकी प्रोविजंस, इसके ऊपर अलग चैप्टर है, मुझे उसका याद नहीं है, 21 है, 22, 23 क्या है, कोई है इसके ऊपर हमारा चैप्टर, जो डिडक्शन कलेक्शन, इसके ऊपर बहुत हर दफ़ा एग्जामिनर जो है ना 5, 10 नंबर, 15 नंबर दे ही जा रहा है इसके ऊपर। फलां टैक्स कट गया, ठीक कटा, नहीं कटा, रजीम है ना, एक एडवांस टैक्स रजीम है और एक नॉर्मल रजीम है, तो इसके ऊपर बड़ा फोकस कर रहा है। राइट? इसको भी ज़रा देखना है। अंडरस्टैंड? इसी तरह हमारा एक चैप्टर है रिटर्न असेसमेंट और अपील के ऊपर, वो एक ही चैप्टर है, रिटर्न तीनों चीज़ें एक ही चैप्टर में हैं, वो हमारा एक अलग इशू वो आ जाएगा। इस तरह से हमारा इंशाल्लाह इनकम टैक्स ये कवर अप होगा। ठीक है? हमारा स्टाइल ये होगा कि हम किताब को सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ताकि मेजर चीज़ें हमारी सारी उसमें से वो निकल जाएं। एक आपका फ्लो बना रहेगा उसके साथ, के सर इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपके पास मटेरियल होगा, साथ किताब के साथ करेंगे, मोटिवेशन रहेगी, डी ट्रैक नहीं होंगे हम। तरतीब मेरी यही होगी कि पहले प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे, फिर इनकम को डिस्कस करेंगे, फिर टैक्स को डिस्कस करेंगे, फिर टैक्स क्रेडिट्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा ये एरिया इंशाल्लाह बड़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हर लेवल पे पता होगा सर पढ़ा क्या रहे हैं, क्या पढ़ाया था, आइंदा क्या पढ़ाना है, अगली चीज़ क्या होगी, इस तरतीब का भी आपको पता होगा। राइट जी? क्वेश्चन इंडिविजुअल का आए आपको एग्जाम में, कंपनी का आए, ज़्यादा चांस हो आपके लिए कंपनी के हैं, या एओपी का आए, पैटर्न हमारा सेम होगा, इंशाल्लाह हम उसको इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा, जहाँ जब तक किताब नहीं आएगी मैं नोट्स आपको देता रहूँगा। जो ऑनलाइन में मुझे सुन रहे हैं, हम गूगल ड्राइव बनाएंगे, मैं गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, और वहाँ आपको चीज़ें सारी मिलती जाएंगी। राइट? बार बार नहीं आपको कहना पड़ेगा कि सर मैं लेट आया हूँ, मुझे नोट्स दे दें, ये हुआ नहीं। गूगल ड्राइव में हर चीज़, समरी, क्वेश्चन, हर चीज़ वहाँ पर मैं आपको मिलती जाएगी। ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर लेक्चर के कंटेंट्स भी मैं डालता जाऊँ। नहीं, लेक्चर 1 मेरी टॉपिक ये था, लेक्चर 2 ये था, लेक्चर 3, ताकि अगर किसी ने ऑनलाइन लेक्चर सुनना हो तो उसको पता हो कि ये फ़लाँ लेक्चर मैंने सुनना तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। यू गॉट द पॉइंट? उस फाइल को भी मैं क्या करूँगा, अपडेट करता रहूँगा, ताकि वो चीज़ें भी आपको उसमें मिलती जाएँ, ताकि करने में भी आसानी हो। ठीक है जी?